हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां हम कवर करेंगे जनवरी के पूरे प्लेसेस इन न्यूज इन अ सिंगल वीडियो, जहां पर हर एक चीज को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। मेरा आपसे सवाल है कि आपको पता है जापान में अमेरिका की मिलिट्री बेस कहां पर है? क्या आपको पता है कि ग्रीस में कौन सी जगह थी जहां पर अलेक्जेंडर यानी सिकंदर को क्राउन किया गया था, और क्या वो 15 साल बाद खुल रही है? क्या आपको पता है इंडिया में एक ऐसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है जो एक आर्मी डिवीजन के नाम पर है? अगर नहीं पता तो इस वीडियो के एंड तक आपको पता लग जाएगा। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक प्रीवियस क्वेश्चन देखते हैं जो कि है सुबह सुबह की चाय के बारे में। ये स्टेट्स के बारे में 2022 में पूछा गया था। 4 स्टेट्स दिए गए थे, आंध्र प्रदेश, केरला, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा। इनमें से कौन सी टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, इसके बारे में पूछा गया था। आमतौर पर अगर हम टी प्रोडक्शन की बात करें तो हम इसको अपनी इकोनॉमी ज्योग्राफी में पढ़ते ही पढ़ते हैं। तो आप मुझे बताइए इसका आंसर क्या है। मैं इसको अभी आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप मुझे इसका आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में। दूसरा, आपको इस राज्य दिख रहे हैं देश, सुडान, मोजम्बिक, तंजानिया, युगांडा। इनको आपको नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस में लगाना है। नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे होता है, तो आपको इस सीक्वेंस में बताना है ऊपर पहले कौन सी कंट्री है, फिर कौन सी कंट्री है, फिर कौन सी कंट्री है। आई होप आपको ये पता होगा, अफ्रीका की कंट्रीज हैं और बहुत रेलेवेंट है। तो एक बार एक मैप देखते हैं पहले। देखिए मैप है, ये अफ्रीका का मैप है। यहाँ आपको कंट्रीज लिस्ट में दिख जाएंगी नॉर्थ टू साउथ। तो मैं चाहता हूँ कि पहले आप इमेजिन करें कि अफ्रीका में कहाँ पे कौन सी लोकेटेड है कंट्री आपको, या अगर आपको रेफरेंस लेना है तो सोचिए नाइल रिवर कहाँ से बहती है। आप सोचिए कौन सी कंट्री का आइलैंड है, कौन सी कंट्री सेंट्रल अफ्रीका में है। ये सब करेंगे तो आपको सही सीक्वेंस दिख जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आप उसको लिखिए कमेंट में, फिर इस मैप को देखिए और चेक करिए आपका सीक्वेंस सही है या नहीं। प्लस गल्फ ऑफ गिनी के आसपास कौन कौन सी कंट्री है, आपका रेड सी के आसपास कौन सी कंट्रीज हैं, मेडागास्कर के आसपास कौन सी कंट्री है, केप ऑफ गुड होप के पास कौन कौन सी कंट्रीज हैं। ये चीज़ें भी आपको याद होनी चाहिए। तो वर्ल्ड मैप को हमें इस तरह देखना है कि हम चीज़ों को रिवाइज कर पाएँ। अब आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, जो प्रीवियस क्वेश्चन था कि इनमें से कितनी स्टेट हैं जो टी प्रोड्यूसिंग है। देखिए सही आंसर इसका है ओनली 3 स्टेट्स। मैं पहले बता दूं, कई जगह हो सकता है आपको ऐसा देखने को मिले उन्होंने ऑल 4 लिखा हो, लेकिन अगर हम टी बोर्ड के वेबसाइट को जाएं तो जहां टी प्रोडक्शन थोड़ा बहुत होता है वो है त्रिपुरा। हमें पता है कि केरला में बहुत सारा टी प्रोडक्शन होता है, कांगड़ा रीजन हिमाचल में भी टी प्रोडक्शन होता है। आंध्र प्रदेश का हमें ऐसा कोई सोर्स नहीं मिलता जहां पर टी प्रोडक्शन होता हो, इसलिए ये इसका आंसर नहीं है, कि गलत स्टेटमेंट हो जाती है। लेकिन इस पर थोड़ा सा विवाद है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी आप ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो जो क्रॉप प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं उन एरियाज को ध्यान से पढ़िए कि वहाँ पर कहाँ कहाँ किस क्रॉप का प्रोडक्शन हो रहा है। और अगर कोई ऐसी जगह है जो जनरली वहाँ पर प्रोडक्शन ना होता उस चीज़ का, तो उसका हमेशा ध्यान रखिए। अच्छा, ये इलाका जहाँ जनरली नहीं होता है प्रोडक्शन, लेकिन ये एक क्रॉप यहाँ प्रोड्यूस हो रही है, इसका मतलब ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ आपको पता लग ही गया होगा। अब एक आपके लिए प्रोग्राम लॉन्च किया हमने, एक जो स्टूडेंट्स प्रीलिम्स देने वाले हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्विक रिवीजन। क्विक रिवीजन कैसे होगा? एक कंसोलिडेटेड एक साथ एक सोर्स चाहिए होता है। मान लो मॉडर्न हिस्ट्री का हो गया, या फिर सोसाइटी का हो गया, मेडिवल इंडिया का हो गया। तो इसके लिए पहले भी उड़ान आती थी, अब रिसेंट एक और अपडेटेड उड़ान आई है इस प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए, जो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी। बेहतरीन तरीके से इसमें हमने कंपाइल किया इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से, जो आपको पढ़ें और आपको बार बार 5-6 किताबों को रेफर ना करना पड़े। क्विक रिवीजन के लिए बेहतरीन किताबें हैं आपके लिए उपलब्ध हर सब्जेक्ट में। आप इसको 15 जनवरी से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF भी लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगा इस वीडियो के, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आप चाहे तो इसे खरीद भी सकते हैं। ये प्रीलिम्स वाला की स्टैटिक उड़ान बुकलेट्स है। स्टैटिक यानी जो कंटेंट, जो किताबें हम पढ़ते हैं जनरली हिस्ट्री होगी, पॉलिटी होगी, उसके लिए बाकी करंट अफेयर्स तो आपको मिलता ही मिलता है। तो ये आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी नॉलेज को और आपकी प्रिपरेशन को बहुत बूस्ट करेगा ये बुकलेट्स। ठीक है, आइए अब शुरू करते हैं आज की डिस्कशन। सबसे पहले एक ऐसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहीं पर है जहां पर, जिसका नाम एक आर्मी के डिवीजन के ऊपर रखा गया, क्योंकि वहां पर जो ट्राइबल पॉपुलेशन है और जो आर्म फोर्सेस उनके बीच में ऐसा समन्वय बैठा, ऐसी कोऑर्डिनेशन बैठी, इतना अच्छा उन लोगों ने मिलकर काम किया, तो उसका नाम है ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? नक्शे से पता चल रहा है आपको, अरुणाचल प्रदेश में। इसके अलावा वहाँ मॉलिंग और नामधापा भी है, लेकिन ईगल नेस्ट को अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं। तो ईगल नेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, कहाँ लोकेटेड है, लोकेशन, प्लस क्या इसका नाम है, तो आर्मी के डिवीजन भी इसका नाम है। अलॉन्ग विद दैट यहाँ एक स्पेशल चिड़िया मिलती है, बुगुन ल्यूचला। ये बुगुन ल्यूचला एक ऐसी स्पीसीज है जिसको नया स्पीसीज की तरह बताया गया था 2006 में। असल में 1995 में पहली बार ये आइडेंटिफाई की गई, तो केवल ये यहीं पर मिलती है, विच इज बुगुन ल्यूचला। ये अगर आपको ऐसी चिड़ियाँ दिखे तो ये आपको केवल अरुणाचल प्रदेश के ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ही देखने को मिलेगी। ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, हमने जान लिया, न्यूज़ में था ये। अगले टॉपिक पे आते हैं। ईगल नेस्ट के डायरेक्शन को देख लीजिए कहाँ पर है, ये रहा। तो यहाँ काफ़ी प्रिस्टीन बर्ड्स भी देखने को मिलती हैं। चाइना के साथ विवाद है, अरुणाचल का हमें पता ही है। अरुणाचल को पूरा का पूरा क्लेम करता है
चाइना कि भाई हमारा ही राज्य है। खासतौर पे तवांग को उनका क्लेम है कि वो उनका हिस्सा है, जो कि बहुत ही इलीगल और गलत उनका पर्सपेक्टिव है। और इंडिया ऑब्वियसली, यहाँ के लोग अपने आप को इंडियन मानते हैं, इंडिया का पार्ट है। और इसकी ज्योग्राफी बहुत रेलेवेंट है क्योंकि यहाँ पर ब्रह्मपुत्रा बहती है। ब्रह्मपुत्रा का मैक्सिमम जो वाटर है इसी रीजन में बारिश का थ्रू अरुणाचल के एरिया में काफ़ी वाटर इसमें ऐड होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है वाटर सेफ्टी के लिए भी, हमारी वाटर सिक्योरिटी के लिए भी अरुणाचल प्रदेश। बाकी हमारी ज़मीन है और यहाँ की हमने ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में जाना। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, एक एक्सपीडिशन अंटार्कटिका में इंडिया का गया था, उसमें साइंटिस्ट जुड़े हैं मॉरिशस से और बांग्लादेश से। अब बांग्लादेश कहाँ है हमें पता है, इंडिया के मैप में यहाँ आपको बांग्लादेश देखने को मिलता है। पहले पाकिस्तान था, फिर बांग्लादेश आज़ाद हुआ, बांग्लादेश बना। अब पोलर रिसर्च में इंडिया ने इनके साइंटिस्टों को अपने एक्सपीडिशन में वेलकम किया है क्योंकि इंडिया ऑलरेडी बहुत सारे कोलैबोरेशन करता है रिसर्च के क्षेत्र में। तो बांग्लादेश और कोलैबोरेशन दोनों को ऐड किया गया है इसमें। तो पहली बात, मॉरिशस कहाँ लोकेटेड है। अभी हम बांग्लादेश को इग्नोर करेंगे कि बांग्लादेश, आई गेस आपको लोकेशन पता है, हमने बार बार पिछले महीने भी की है उसको डिस्कस। ये रहा मॉरिशस। मॉरिशस कहाँ, बिल्कुल अफ्रीका के किनारे में एक छोटा सा आइलैंड है। यानी आपको नॉर्मली जब आप मैप देखते हो तो ये रहा इंडिया, यहाँ आपको मेडागास्कर दिखता ही दिखता है। और मेडागास्कर के बिल्कुल राइट साइड में एक छोटा सा आइलैंड है, वो है मॉरिशस। मॉरिशस की खास बात यह है, यहाँ पर बहुत सारी इंडियन ओरिजिन पॉपुलेशन है। भारत के बहुत से लोग यहाँ रहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ के प्राइम मिनिस्टर असल में इंडियन मूल के ही थे। बिहार, उड़ीसा, झारखंड से बहुत से लोग पहले काम करने इनको यहाँ लाया गया था। डेंचर्ड एग्रीकल्चर या डेंचर्ड लेबर जिसे हम कहते हैं, उनको लाया गया था शिप से यहाँ काम करने के लिए। बाद में वो प्रवासी भारतीय यहीं बस गए और वो अब इस आइलैंड का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। मॉरिशस भारत के लिए आज एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है क्योंकि वो आपको इंडियन ओशन के इस रीजन में स्ट्रैटेजिक प्रेजेंस प्रोवाइड कर सकती है। यहाँ से भारत इस रीजन की सिक्योरिटी के ऊपर और काम कर सकता है। भारत के साथ बहुत अच्छे संबंध मॉरिशस के हैं और एक बहुत खूबसूरत आइलैंड कंट्री है ये। तो कहाँ पर है? मेडागास्कर के ठीक राइट में। जब हम ये देख ही रहे हैं तो आप गौर करिए इस आसपास कौन सी कंट्रीज हैं जहाँ पर आपको, जो हमने भी ऊपर भी देखा था, तंजानिया दिख रही है कहाँ है ऊपर, ये कौन सी कंट्री है? क्या ये सूडान है? मुझे बताइए, ये इजिप्ट है? इस तरह का जब आप ब्लैंक मैप्स देखते हैं तो आपको याद होना चाहिए भाई कहाँ कौन सी कंट्री है। साउथ अफ्रीका यहीं पर लेसोथो होगा इसी देश के अंदर, ये रहा सवाईलैंड, ऊपर मोजाम्बिक, ये रहा मेडागास्कर। अब सोचिए मोजाम्बिक के साथ भारत ने एक एग्रीमेंट किया था कि मोजाम्बिक दाल का उत्पादन करेगा और सारा दाल इंडिया इंपोर्ट करेगी। तो अफ्रीका की अलग अलग कंट्रीज के साथ इंडिया कुछ के साथ एग्रीकल्चरल एग्रीमेंट करता है, कुछ इंडिया की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ के साथ इंडिया का सिक्योरिटी स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप है। स्ट्रैटेजिक मतलब होता है जहां रिलेशनशिप में सिक्योरिटी का एस्पेक्ट भी हो, तो उसे कहते हैं स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप। तो भारत ऑलरेडी मॉरिशस, मोजाम्बिक के साथ ऐसे संबंध भी डेवलप कर रहा है। और इंडिया इंडियन ओशन की लिटिल कंट्री, इंडियन ओशन रीजन में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहा है अपने सागर मिशन के साथ, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। भारत का मिशन है ताकि ये पूरा रीजन जो ओशन का रीजन है वो सेफ और सिक्योर है सबके लिए। तो मॉरिशस की बात की, इनके भी जो साइंटिस्ट हैं वो इंडिया के साथ ऐड ऑन हुए, जो हमारा एक्सपीडिशन है वहाँ की ओर। तो कहाँ लोकेटेड है मॉरिशस? आपको दिख गया, राजधानी पोर्ट लुइस है इसकी। ये इसका ध्वज कहाँ पर है? मोजाम्बिक के जस्ट, मोजाम्बिक मेडागास्कर उसके जस्ट राइट साइड में आपको छोटा सा आइलैंड दिखता है, वो है आपका मॉरिशस। ठीक है, अब अगला टॉपिक है कृष्णा गोदावरी बेसिन। कृष्णा गोदावरी बेसिन में रिसेंटली क्या हुआ कि जो ऑयल डिस्कवरी हुई थी उसके ऊपर ओएनजीसी ने और सारा काम करना शुरू किया। तो ऑयल और गैस का प्रोडक्शन वहाँ से होगा और ज़्यादा। तो भारत के लिए पहली बात क्या होगा, हमारा एक्सपोर्ट का, इंपोर्ट का बिल घटेगा। अगर हमारा ऑयल और ज़्यादा प्रोड्यूस यहाँ से होता है तो हमें वो और ऑयल बाहर से लेना नहीं पड़ेगा, जो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट खोज है। तो पहली बात, कहाँ पर है कृष्णा गोदावरी बेसिन? तो यहाँ आपको दिखता है कृष्णा गोदावरी बेसिन। ठीक, इस रीजन में ऑयल की भी डिस्कवरी हुई थी। इसके अलावा आस पर आप देखें तो पलार, पेनार रिवर और आपको कावेरी का जो बेसिन है वो दिखता है। तो इससे ध्यान रखिए कि अलग अलग बेसिन कौन कौन से हैं। प्रणाहिता गोदावरी, कृष्णा गोदावरी, पनार पेनार, कावेरी। पलार पेनार कहाँ है? रिवर्स, किस रीजन में बहती है, इसका आइडिया आपको लग जाएगा। ठीक है, अभी देखिए गोदावरी बेसिन कहाँ पर है। ये रीजन आपको बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा दिखेगा। देखिए ईस्ट गोदावरी, वेस्ट गोदावरी, कृष्णा, गुंटूर, परक्कम, नेलोरे, ये आपको इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश के। उसके नीचे आपको तमिलनाडु दिखता है। तो अगर आप इस तरह से प्रिपेयर करें, अंडमान निकोबार यहाँ क्लोज बाय है, तो हमें कोशिश ये करनी है कि हम जब मैप्स को इस तरह देखें तो हमें ताकि याद रह पाए कृष्णा गोदावरी बेसिन कहाँ पर है, क्यों रेलेवेंट है। अब यहीं पर अगर आप देखें तो यहाँ आप मुझे बता सकते हैं कि इस रीजन में विशाखापट्टनम कहाँ पर है। अगला टॉपिक उससे जुड़ा हुआ है। देखिए विशाखापट्टनम या नीचे की तरफ नहीं है, ऊपर की तरफ है, उड़ीसा के पास, यानी उड़ीसा के पास। ये रहा विशाखापट्टनम। अब विशाखापट्टनम में क्या हुआ है, तो पहली बार एक इंटरप्रिटेशन सेंटर खोला गया है, एक बायोडाइवर्सिटी सेंटर विशाखापट्टनम में। क्या करेगा भाई ये असल में जो विजिटर्स हैं वो उनको बताएगा कि भाई कैसे चीज़ें हैं, ईस्टर्न घाट्स कैसे डेवलप हुआ, कौन सी खास चीज़ें जो केवल यहाँ मिलती हैं,
और ये लोगों को जागरूक करेगा, सिस्टमेटिक डॉक्यूमेंटेशन करेगा अलग स्पीसीज़ के बारे में, उनकी क्या रेलेवेंस है, क्या रोल है। तो ये बायोडाइवर्सिटी सेंटर खोला है कहाँ, विशाखापट्टनम में। ठीक, विशाखापट्टनम की न्यूज़ इतनी रेलेवेंट नहीं, जितनी रेलेवेंट है कि विशाखापट्टनम है कहाँ। ये आपको डायरेक्शन और लोकेशन बतानी चाहिए। कृष्णा गोदावरी जो बेसिन है उसके किस तरफ है, ऊपर की तरफ विशाखापट्टनम है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में। ये आपको आइडिया लग गया। अब इसी में आप देखें तो एक इंपॉर्टेंट जो इन्होंने बोला कि हम यहाँ पर एक बायोडाइवर्सिटी सेंटर खोल रहे हैं और ये चीज़ें कर रहे हैं, तो ये किस एरिया, किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। कंबाला कोंडा, कंबाला कोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात हमने की आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है कंबाला कोंडा? अब देखो, जब भी आप बाउंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखो तो बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपको वेस्टर्न घाट्स में दिखती है, लेकिन ये बात हो रही है ईस्टर्न घाट्स की। इंडिया के मैप में इधर होता है वेस्टर्न घाट्स, इधर होता है ईस्टर्न घाट्स। हम बात कर रहे हैं कंबाला कोंडा की, तो इसको आप कंबाला से याद रख सकते हैं, मूवी भी रिसेंटली आई थी एक। तो अगर आप देखो यहाँ कोरेंगा है, ठीक है, ये आपको कंबाला कोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये आपका किन्नरसारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो इस विशाखापट्टनम के आसपास आपको 3-4 इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिखेंगी, और साथ में दिखेगा एक और राज्य यनम। यनम कहाँ, पुदुचेरी का पार्ट है, काकिंदा, यनम, इसके ऊपर किन्नरसानी और कंबाला कोंडा। तो कंबाला नाम की एक मूवी भी आई थी शायद, तो कंबाला कोंडा, किन्नरसानी, कोरेंगा, ये इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया में आपको देखने को मिलती है विशाखापट्टनम के पास। तो इसी के पास ये पर एक इंटरप्रिटेशन सेंटर की बात हुई है जो ऑपरेशनल हो गया है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। ठीक, अब एक पॉइंट की बात करते हैं जहाँ पर कोरोनेशन हुआ था, या जिसे हम कहते हैं कि एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को द्वारा डिक्लेयर्ड, ऐतिहासिक, ग्रीस में, मैकेडोनिया में, जो कि बनाई थी फिलिप II ने। फिलिप II कौन थे? अलेक्जेंडर सिकंदर के पिता। तो उस जगह का नाम था ईगाई, जिसे आज वर्जीना कहते हैं। ये अब हाल ही में खोला गया 15 साल के बाद। तो यही वो जगह है जहाँ पे अलेक्जेंडर को क्राउन किया गया था 336 BC में। तो कहाँ पर है ये, मैप ज़रा देख लें। ईगाई क्या है और वर्गीना क्या है? इसका नया नाम वर्गीना है। यहीं पर ही असल में अलेक्जेंडर को क्राउन किया गया था, उनको उनकी जो बादशाह थी वो मिली थी। अब ज़रा देखिए कहाँ पर लोकेटेड है। तो ये रहा वर्गीना, जिसे ईगाई भी कहते हैं। कहाँ है? तो ग्रीस में। अब ग्रीस के आसपास कौन सी कंट्री आपको दिख रही है? अल्बेनिया दिख रही है, एथेंस इसकी राजधानी है। यहाँ ईगन सी है, यहाँ पर आयोनियन सी है। तो आयोनियन सी और ईगन सी के बीच में कौन सी कंट्री है? ग्रीस। और ग्रीस के ऊपर क्या है? अल्बेनिया। अब ग्रीस में ही वो जगह का नाम क्या है? ईगाई। और उस जगह जहाँ वो लोकेटेड है ईगाई, उसका नाम है वर्गीना या वर्जीना भी इसे कहते हैं। अब मैकेडोनिया तो वैसा रहा नहीं, नॉर्थ मैकेडोनिया का रिपब्लिक इसके ठीक ऊपर है, इसके साथ में बल्गेरिया है। ये है आपका ग्रीस का नॉर्मल सा मैप। अब ग्रीस और टर्की में कितना डिस्टेंस है, कोई बता सकता है मुझे? ग्रीस और टर्की के संबंध कैसे हैं? बहुत बुरे हैं। तो भारत ग्रीस से संबंध बढ़ा रहा है, तो टर्की को बहुत दुख हो रहा है। तो इसलिए इस रीजन में ईगन सी, आयोनियन सी के आसपास आपको ज्योग्राफी पता होनी चाहिए। तो इस रीजन में अगर हम गौर करें, वर्गीना की बात की, ईगाई की हमने बात की, जो इस रीजन की बात करें, एक मैप अगर हम देखें जहाँ लोकेटेड है, तो आपको ऐसा दिखेगा। ये रहा बल्गेरिया, ये रहा नॉर्थ मैकेडोनिया, ये रहा अल्बेनिया, और ये इसके नीचे ग्रीस है, और यहाँ इसके सामने टर्की है। देखिए टर्की मेजरली एक एशियन कंट्री है, इसका कुछ हिस्सा ही यूरोप में पड़ता है, पर क्लेम अपने आप को टर्की कर देती है कि भाई हम जो है वो एक यूरोपियन स्टेट है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पार्ट इसका एशिया में ही आता है। तो देखिए खास बात यह कि टर्की और ग्रीस जैसी कंट्रीज ऐतिहासिकली भी और अभी भी बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स को कंट्रोल करती है। जो मेडिटेरेनियन सी है उसका लिंक, यानी एशिया तक, चाइना तक, इंडिया तक आपको जाना है तो इसी रूट से आप गुजरते थे। इसको देखने के लिए एक बेहतर मैप का इस्तेमाल हम करते हैं। देखो यहाँ आप यूरोप है, तो अगर आपको अफ्रीका या एशिया या अमेरिका से आपको एशिया की तरफ जाना है इस तरफ, तो आपको यही रूट लेना पड़ेगा। तो ये सी का रूट है, मेडिटेरेनियन सी वाला, जहाँ पर दो इंपॉर्टेंट कंट्रीज आती हैं, ग्रीस और टर्की। तो इनके बीच विवाद है, ग्रीस टर्की के बीच में। और टर्की का विवाद या तुर्की जिसे हम कहते हैं, अब साइप्रस के साथ भी बहुत से सालों से चल रहा है। साइप्रस, टर्की, ग्रीस की लोकेशन देखिए। अब देखिए जो मेडिटेरेनियन सी है वहाँ पर बसने वाली इंपॉर्टेंट कंट्री है टर्की और ग्रीस। अगर आपको एशिया से यूरोप जाना है, यूरोप से एशिया आना है, तो आमतौर पे आप क्या लेते हैं? स्वेज कनाल का रूट लेते हैं। ये रहा स्वेज कनाल, तो यहीं से गुजरोगे। तो यहाँ से गुजरने के लिए आपको इस सी के रास्ते को पार करना पड़ता है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है। पहला है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, जो यहाँ पर है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को जैसे ही आप पार करते हो मोरक्को के पास से, आप एंटर करते हो अल्बोरोन सी में। अल्बोरोन सी से होते हुए आप पहुँचते हो बेलेरियाक सी तक। बेलेरियाक सी से आप पहुँचते हो लिगुरियन सी पर, लिगुरियन से ताहिरियन सी पर। और ये जो सिसिली है, सार्डिनिया है, असल में इटली का पार्ट है। ठीक है, यहाँ से गुजरते हो आप, इटली को पार करते हुए जब आगे की तरफ आते हो तो आप आते हो आयोनियन सी में। आयोनियन सी और उसके ऊपर जाओ तो एड्रियाटिक सी। तो याद रखिए एड्रियाटिक सी और आयोनियन सी ग्रीस और इटली के बीच में स्थित है। एड्रियाटिक सी के आसपास की बसने वाली कंट्रीज स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना,
मोंटेगारो अल्बानिया और ग्रीस है। तो याद रखिए कि आयनियन सी और एड्रियाटिक सी कहाँ पर है। आयनियन सी को पार करने के बाद आप आते हो एगियन सी में, जो एगियन सी ग्रीस और टर्की के बीच में है। एगियन सी के बाद आपको मिलता है दर्देडिस्को यानी दर्देनेलेस स्ट्रेट, जो बहुत महत्वपूर्ण है ब्लैक सी की एंट्री के लिए। तो इसलिए रशिया इसको लेकर बहुत बेकरार रहता है, ये रशिया का परमानेंट दर्द है। रशिया को चाहिए होता है मेडिटेरेनियन सी का एक्सेस, पर यहाँ पे टर्की बैठा हुआ है दर्देनेलेस के पास, और टर्की है पार्ट नीटो का, अमेरिका का बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट अलाई है, सिक्योरिटी अलाई है। तो वो दर्देनेलेस के ऊपर कब्जा जमा के रखता है, तो ब्लैक सी से कोई भी शिपमेंट आसानी से गुजर नहीं पाती जंग की स्थिति में। दर्देनेलेस, बॉस्फोरस और सी ऑफ मरमरा। सी ऑफ मरमरा ऐसा है जहाँ रशिया मर जाता है, रशिया का सारा एक्सपोर्ट मर जाता है युद्ध के क्षेत्र में। तो सी ऑफ मरमरा के आसपास दो स्ट्रेट हैं, ऊपर बोस्फोरस और नीचे दर्देनेलेस। मरमरा से अगर बच के निकल गया वो, तो उसकी ये जान निकल जाती है और वो एगान सी में पहुंचता है। एगान सी ग्रीस और टर्की के बीच में है। तो एगान और ब्लैक सी के बीच में एक और सी पड़ता है, उसका नाम है सी ऑफ मरमरा, और जो स्ट्रेट है दर्देनेलेस और बोस्फोरस यहाँ पर है। तो ग्रीस का विवाद अक्सर रहा है टर्की के साथ, टर्की का विवाद साइप्रस से भी रहा है। तो ये लोकेशन याद रखिए कि ये मेडिटेरेनियन सी का एरिया है, कौन कौन सी कंट्रीज के आसपास, इस मैप में ऑलरेडी दिखा हुआ है कौन कौन सी कंट्रीज मेडिटेरेनियन सी के आसपास हैं। अलग अलग सी, लिगुरियन, बेलेरिक, एल्बोरोन, ट्रायरियन, आइनियन, क्रेट, ईगन और बोस्फोरस स्ट्रेट कहाँ पर है, ये याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। थोड़ा मुश्किल लगेगा पर रटना बड़ा ज़रूरी है, ये कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। एग्जाम में ऐसे कोई भी क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। ब्लैक सी के आसपास की कंट्री हो गई, बोस्फोरस स्ट्रेट कहाँ पर है, सी ऑफ मरमरा कहाँ पर है, दर्देनेलेस कहाँ पर है, ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, याद करिए इसको आप ज़रूर, ठीक है। आई होप यहाँ से आप याद कर पाएंगे। ग्रीस में ही हमें जो लोकेशन थी न्यूज़ में वो पता लगा, एगाई, वर्गीना, इसके ऊपर जो स्टेट है अल्बेनिया, मैकेडोनिया, बल्गेरिया, हमने ये समझ लिया। बल्गेरिया के पास कौन सी कंट्री है, बल्गेरिया के बाद कौन सी कंट्री मिलती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको याद करने चाहिए। ब्लैक सी के आसपास कौन सी कंट्री है, ये सब। आई होप ये मैप आप बार बार रिवाइज करेंगे, एटलस खोल के पढ़ेंगे, तभी जाके आप बेहतर स्थिति में इसको रिवाइज कर पाएंगे। अगला एरिया, एक और कंट्री जो ब्लैक सी के आसपास है। देखिए ब्लैक सी के इधर तो हमें पता लग गया कि ये कंट्री है भाई, यहाँ एशिया आता है, ये टर्की, सीरिया वगैरह। ब्लैक सी की दूसरी तरफ कौन सी कंट्रीज है, तो वहाँ है यूक्रेन, माल्डोवा, रोमानिया और रशिया। रशिया और यूक्रेन का विवाद सालों से चल रहा है। 2022 के अटैक के बाद रशिया और यूक्रेन का युद्ध समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा। हमें पता है यूक्रेन के ऊपर लगातार बमबारी रशिया कर रहा है, पर क्या अगर मैं आपको बताऊं कि रशिया में बस स्टैंड्स को ऐसे प्रोटेक्ट किया जा रहा है क्योंकि अब यूक्रेन भी वहाँ भयंकर हवाई फायरिंग कर रहा है। क्यों? क्योंकि यूक्रेन को मिल रही है अमेरिका के द्वारा सपोर्ट, और अब रशिया के ऊपर लगातार वो अटैक कर रहे हैं। तो उनका एक रीजन जो यूक्रेन से टच करता है, जैसे ब्रियांस्क और बेलगोरोड में भी लगातार फायरिंग हुई है, बेलगोरोड में लगातार अटैक्स भी हुए हैं प्लेन्स के द्वारा। तो अब रशिया पे काउंटर अटैक की वजह से रशिया भी सकते में है कि भाई यूक्रेन ने भी हमारे ऊपर हमला करना स्टार्ट कर दिया है। तो बेलगोरोड असल में रशिया का पार्ट है, ना कि यूक्रेन का। यूक्रेन का जो रीजन इसके आसपास है खार्किव, आपने बहुत सुना होगा उसके बारे में। खार्किव के ऊपर अटैक हुए थे, रशिया ने किए थे। और अभी जो हम नॉर्मली डोनबास का रीजन समझते हैं या फिर मारियोपोल की बात करते हैं, ये वो रीजन है जो कि यूक्रेन का था, अभी रशिया के कंट्रोल में है। बखमुत की बात कर लें, लेकिन अब जब रिटेलिएशन फायरिंग स्टार्ट की है यूक्रेन ने, तो वो ब्रियांस्क और बेलगोरोड, दो रीजन जो रशिया के रीजन है। बेलगोरोड कहाँ है? रशिया में है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा उनका इंडस्ट्रियल एरिया है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन भी होता है। उसके ऊपर यूक्रेन में लगातार हवाई फायरिंग की है, जो अब रशिया के लिए एक सरदर्द बन रहा है। तो उनके लिए भी टेंशन बढ़ रही है। तो कहाँ है रशिया में बेलगोरोड? ये रहा बेलगोरोड। ये रहा आपका कौन सा सी है? ब्लैक सी। मुझे बताएंगे अब यहाँ में मेडिटेरेनियन कहाँ पर है? मेडिटेरेनियन कहाँ पर है? इस मैप को देखिए और आप मुझे बताइए मेडिटेरेनियन सी कहाँ पर है, ब्लैक सी कहाँ पर है, कैस्पियन सी कहाँ है, कौन सा सी है ये सी कौन सा है, ये सी कौन सा है? क्या आपको आइडिया है? अगर अब मैं आपको पीछे वाला मैप दिखाऊं तो क्या आपको आइडिया लगेगा कि मेडिटेरेनियन सी कहाँ है, ब्लैक सी कहाँ पर है? मेडिटेरेनियन सी कहाँ है? दो कॉन्टिनेंट की एंट्री के पास बनता है। अगर आपको ये दिख रहा है यूरोप, ठीक है, ये दिख रहा है आपको एशिया, तो एंट्री अगर करनी है भाई तो कैसे एंटर करोगे? कहाँ पर रीजन है? ये कौन सी, ये क्या जगह लग रही है आपको? क्या है ये? वर्ल्ड मैप में देखो ये कौन सी जगह है? सुएज कनाल की बात हो रही है यहाँ पर, ये वाला, ये रीजन की हम बात करें यहाँ पर, तो कौन सा इलाका है ये? मेडिटेरेनियन का रीजन है ये मेडिटेरेनियन। अगर आप नक्शे को देखो तो मेडिटेरेनियन आपको दिखेगा यहाँ कुछ ऐसा सा। एक सऊदी अरब यहाँ भी बनता आपको दिखेगा, मेडिटेरेनियन के ऊपर आपको दिखेगा ब्लैक सी, मेडिटेरेनियन के ठीक ऊपर आपको दिखेगा ब्लैक सी। तो इस तरह आपको चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। सी ऑफ मरमरा कहाँ पर है, कौन सी इंपॉर्टेंट साइट से। तो अभी बेलगोरोड की बात हमने की। बेलगोरोड कौन सा रीजन है? रशिया का रीजन है, जहाँ पर फायरिंग की है यूक्रेन ने और लगातार अब उसको डिफेंड करना चाह रहा है रशिया, ठीक है। तो बेलगोरोड, डोनबास्क, डोनास्क, खार्किव, कीव, मारियोपोल, क्रीमिया, ओडेसा, ये सब रशिया यूक्रेन वॉर में वो जगह थी जो न्यूज़ में रही है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कौन सा किसका हिस्सा है, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी।
अगला टॉपिक है ओकिनावा के बारे में। ओकिनावा असल में एक इलाका है जो जापान में है। जापान की नई जो अमेरिका की मिलिट्री बेस है वो ओकिनावा के पास शिफ्ट होने वाली है। ओकिनावा की खास बात यह है, ओकिनावा एक ऐसी आइलैंड है जो ताइवान के बहुत करीब है और इसीलिए चाइना को बहुत बड़ा सरदर्द होगा कि ताइवान के करीब अगर अमेरिका की एक और मिलिट्री बेस शिफ्ट हो जाए। तो ओकिनावा के रीजन में, जापान का जो रीजन है, यहाँ पर अभी एक और मिलिट्री बेस शिफ्ट होने वाली है अमेरिका की, जिसकी वजह से बहुत विवाद और सरदर्द चाइना को हो रहा है। अब इससे हम क्या समझे कि भाई ओकिनावा कहाँ लोकेटेड है। ओकिनावा के आसपास ऑलरेडी जापान में बहुत सारे जो है मिलिट्री बेसिस की बात है, उनमें से कादेना बेस हो गया, कैंप श्वाब हो गया, नॉर्दर्न ट्रेनिंग एरिया हो गया, सब ओकिनावा में, या फिर फ्यूटेना एयर बेस है, ये ओकिनावा में डेवलप किए जा रहे हैं। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। तो अमेरिका ने जापान पे एटॉम बॉम्ब गिराया, उसके बाद से जापान की सिक्योरिटी गारंटी भी वही ले रहा है। ताइवान के करीब इसका होने का मतलब है, और ज़्यादा करीब और मिलिट्री बेसिस के पुश होने का मतलब है कि चाइना के लिए और सरदर्द बढ़ेगा, अमेरिका की प्रेजेंस बढ़ेगी और उनके लिए दिक्कत का सबब बन जाएगा। तो ओकिनावा साउथ चाइना सी कहाँ है, ईस्ट चाइना सी कहाँ है, पैसिफिक ओशन कहाँ है, सी ऑफ जापान कहाँ है, हमने ऑलरेडी पिछले वीडियोज़ में इसको डिटेल में कवर किया था। तो आई गेस ये आपके लिए सफाइस होगा इन्फॉर्मेशन आपके लिए पढ़ने के लिए कि कहाँ पर ओकिनावा है, ओकिनावा क्यों इंपॉर्टेंट है, आप समझ गए। अगला आर्टिकल आते हैं टी प्रोडक्शन के बारे में। हमने डिस्कस किया था कहाँ कहाँ टी प्रोड्यूस होती है। तो असम में टी प्रोडक्शन होता है बहुत ज़्यादा, और वेस्ट बंगाल में खासतौर पे जो दार्जिलिंग का रीजन है ऊपर वाला सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास, वहाँ बहुत सारी टी प्रोडक्शन होती है। फिर केरला में होता है, तमिलनाडु, कर्नाटका, लेकिन आंध्रा का नाम नहीं आता। लेकिन एक रीजन ऐसा है जो कई जगह इग्नोर कर दिया जाता है कई मैप्स में, वो है हिमाचल का रीजन, जहाँ पर टी प्रोडक्शन थोड़ा बहुत होता है। और केवल इतना ही नहीं, त्रिपुरा के कुछ रीजन में भी यहाँ पर टी प्रोडक्शन देखा जाता है। इसलिए उस आंसर का मैंने उत्तर जब आपको दिया था तो उसमें त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश का आंसर आता है। अगर आप देखो कांगड़ा का रीजन, यहाँ पर टी प्रोडक्शन होती है। दार्जिलिंग में तो सबसे फेमस चाय डेवलप होती है, द्वार के रीजन में होती है, असम में, मुन्नार में, नीलगिरी में, तमिलनाडु और कर्नाटका और केरला में भी चाय का प्रोडक्शन होता है, जिसमें सबसे हाईएस्ट क्वालिटी होती है दार्जिलिंग टी की। ज़रूर जाइए, बहुत खूबसूरत जगह है। लेकिन जब हम जगहों की हम बात कर रहे हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि टी इंडस्ट्री एक डाउन टर्न फेस कर रही है। टी इंडस्ट्री इंडिया में कम्पीट करती थी श्रीलंका के साथ, लेकिन अब इंडिया में टी प्रोडक्शन थोड़ा घटता हुआ दिख रहा है, क्योंकि चाय झाड़ियों से उगती है, बुशेस से उगती है, वो अब थोड़ी पुरानी हो गई हैं, अंग्रेज़ों के ज़माने से चली आ रही है। उनको अब रिन्यू करने की ज़रूरत है, उनमें और निवेश और रिसर्च करने की ज़रूरत है, और वहाँ टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। वरना हमारा प्रोडक्शन चाय का घटता चला जाएगा, और जो हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एक्सपोर्ट है वो कम हो जाएगा। टी प्रोडक्शन के लिए जो रीजन है इस मैप में आपको दिख रहे होंगे, हिमाचल का रीजन आ गया, या फिर आपको असम और वेस्ट बंगाल में टी प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है, हाईएस्ट क्वालिटी की टी यहाँ मिलती है। इस तरह के मैप्स के थ्रू आपको मेजर क्रॉप प्रोडक्शन जहाँ जहाँ हो रहा है उसको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। पहले एक दो सवाल आपके लिए, इंडिया ताइवान बायलैटरल रिलेशंस के लिए ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं। इंडिया डज नॉट हैव अ फॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइज विद ताइवान येट, इट फॉलोज वन चाइना पॉलिसी। इंडिया डज नॉट मेंटेन एनी ट्रेड टाइज विद ताइवान, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? तो वन ओनली, टू ओनली, बोथ 1 and 2 या नीदर 1 and 2? आप मुझे अपना आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में। जब डिस्कस करेंगे ताइवान तब आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं पेंच टाइगर रिजर्व के बारे में। पेंच टाइगर रिजर्व को भारत का पहला डार्क स्काई पार्क का डेजिग्नेशन मिला है। और क्या ये टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका तक फैला हुआ है? और क्या इसे स्कॉच अवार्ड मिला था 2023 में प्राइमरी रिस्पॉन्स टीम के सही इंप्लीमेंटेशन को लेकर? इनमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं? क्या आपका आंसर है? कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि आप सही है या गलत है आपको जब हम डिस्कस करें तो पता लग जाए। दोनों ही टॉपिक न्यूज़ में थे। डार्क स्काई पार्क क्या होता है, कहाँ तक ये टाइगर रिजर्व स्प्रेड है, इसके बारे में और ताइवान के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज की डिस्कशन। पहली बात, इंडिया और चाइना के बीच में कुछ स्कर्मिशेस हुए थे, यानी कुछ विवाद बढ़ गए थे। विवादों को लेकर हमें पता है कि चाइना और इंडिया के बीच में एक बाउंड्री है, इसमें 3 सेक्टर हैं। कौन कौन से सेक्टर है इंडिया और चाइना के बाउंड्री के? ये ऊपर वाला वेस्टर्न सेक्टर है। वेस्टर्न सेक्टर में अक्साई चीन के ऊपर ऑलरेडी चाइना का कब्जा है। ये रीजन जो है ये चाइना के कब्जे में है और वो कहता है कि वो चाइना का पार्ट है, ठीक है। ये है वेस्टर्न सेक्टर। फिर मिडिल सेक्टर आता है जो काफ़ी कम विवादों वाला है, जो आपका यहाँ पर आता है उत्तराखंड और हिमाचल वाला, ये मिडिल सेक्टर है। मिडिल सेक्टर में बहुत कम विवाद है, लेकिन नाथुला पास और बाकी जगहों पर सिक्किम को भी ऐड कर लें वो, तो इस इलाके में नॉर्मली कम विवाद माना जाता था, लेकिन अब विवाद और बढ़ गया है। और फिर भूटान के बाद आपका स्टार्ट होता है जो एरिया, वो है आपका ईस्टर्न सेक्टर, जहाँ विवाद और बढ़ा हुआ है। यानी विवाद इसलिए बढ़ा हुआ है क्योंकि ईस्टर्न सेक्टर जो देखिए, भारत चाइना की बाउंड्री इतनी लंबी, ठीक, इसमें 3 हिस्सों में बांटा जाता है। एक होता है वेस्टर्न सेक्टर, ये वाला कश्मीर वाला, एक मिडिल सेक्टर हिमाचल उत्तराखंड वाला, और ईस्टर्न सेक्टर। ईस्टर्न सेक्टर में आपका मेनली अरुणाचल प्रदेश आता है, जिसके ऊपर पूरा का पूरा क्लेम
ठोक देती है चाइना की पूरा इलाका ही हमारा है। तो रिसेंटली 2 skirmishes के वीडियो आए इंडिया और चाइना के सोल्जर्स के बीच में बॉर्डर पे। तो कहाँ पर, तो वो आया था आपको ईस्टर्न सेक्टर में। ईस्टर्न सेक्टर कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश के इलाके में है, जहाँ वो पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश ही क्लेम करते हैं। और यहाँ तक कहते हैं कि जो तवांग का रीजन है ये असल में ईस्टर्न तिब्बत है, जिसका इंडिया खुलेआम विरोध करता है। अरुणाचल प्रदेश और इन इलाकों पर कब्जा जमाने की कोशिश चाइना की क्यों है, क्योंकि देखिए चाइना का यहाँ पर एक इलाके के ऊपर कब्जा है जो है तिब्बत। तिब्बत असल में एक सॉवरेन कंट्री तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट ऑटोनमस स्वायत्त कंट्री थी कई मामलों में, जिसके ऊपर चाइना ने कब्जा कर लिया था। और तिब्बत से बहुत सी नदियां बहती हैं। दुनिया की 7 सबसे बड़ी रिवर्स जो हैं उनमें से मेजर रिवर्स कई वो सारी तिब्बत के प्लेट्यू से निकलती हैं। तिब्बत में बहुत से रिसोर्सेज भी हैं और तिब्बत पे कंट्रोल बना के रखना चाहता है चाइना। और कहा जाता है चाइना की स्ट्रैटेजी है टू इंश्योर द पाम ऑफ तिब्बत। अगर हम एक हाथ को देखें ना, तो अगर तिब्बत को हम एक पाम की तरह माने, हथेली की तरह, तो 5 उंगलियां जो होती है ना उसको सिक्योर करना चाहता है चाइना, कि अगर इस हाथ को सिक्योर करना चाहते हैं तो 5 उंगलियां भी सिक्योर करनी पड़ेगी। हाथ थोड़ा बुरा बन गया पर काम चला लेते हैं इससे ही। यानी तिब्बत को सिक्योर करने के लिए चाइना को इंश्योर करना पड़ेगा कि 5 फिंगर्स नेपाल, भूटान, सिक्किम, अरुणाचल, लद्दाख ये उनके अच्छे खासे कंट्रोल में हों, तब जाकर तिब्बत सिक्योर होगा। तिब्बत के आसपास के रीजन को पूरा कंट्रोल करना चाहते हैं। अपनी हथेली को आप देखो तो हथेली सिक्योर तब होती है जब आपकी 5 उंगलियां काफी स्ट्रांग हो। तो इसे कहते हैं फिंगर्स अराउंड तिब्बत। और चाइना चाहता है कि तिब्बत पे उसका कंट्रोल हमेशा बना रहे, इसलिए जो आसपास की 5 फिंगर्स है उसे वो कंट्रोल करना चाहता है। कौन कौन सी 5 फिंगर्स है? अरुणाचल, सिक्किम, भूटान, नेपाल, लद्दाख, और एक और फिंगर है जिसे सिक्योर करना चाहता है। मुझे बता सकते हैं 5वीं कौन सी उंगली होगी तिब्बत के आसपास? मैं आपको एक चीज याद दिला दूं, ये ऑफिशियल पॉलिसी नहीं है, लेकिन स्ट्रेटेजिक सर्कल्स में ऐसा कहते हैं कि 5 उंगलियां। ये तिब्बत है, बाउंड्री देखिए, लद्दाख पहला, दूसरा नेपाल, तीसरा सिक्किम, चौथा भूटान और 5वां अरुणाचल। इसके कंट्रोल बढ़ाना चाहती है वो, इसलिए आपको दिख रहा होगा अरुणाचल पर उनका पूरा कंट्रोल है। नेपाल के साथ वो लगातार अपने आप को पुश कर रहे हैं, भूटान के ऊपर दबाव बनाते हैं। लाथुला का पास जो है यहाँ पर सिक्किम में, यहाँ पर विवाद हुआ, और लद्दाख में भी लगातार विवाद बना रहता है। इसीलिए चाइना के साथ विवाद लगातार इंडिया का बढ़ता रहता है, ये हमें जानना जरूरी था। और लगातार वो डैम्स भी बिल्ड कर रहा है तिब्बत में, जिससे रिवर्स को कंट्रोल कर सकता है। तो ये मुद्दा है चाइना इंडिया के बीच में एक प्रमुख मुद्दा, जो जनरली हम डिस्कस नहीं करते हैं। तो अभी जो स्कर्मिशेस के वीडियो आए कुछ वेस्टर्न सेक्टर के ही वीडियो थे, लेकिन इसके अलावा चाइना आपको दिखेगा दुनिया भर में अपना पैर पसार रहा है। और वहां एक जगह जो न्यूज में है वो है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका को लेकर एक कॉम्पिटिशन चल रहा था 2 देशों के बीच में, चाइना और यूएसए। याद रखिए साउथ अमेरिका को जब हम देखते हैं तो उसके ऊपर किसका प्रभुत्व है? यूएसए का। ये असल में साउथ अमेरिका एक ऐसी टेरिटरी है जो बिल्कुल यूएसए के पेरिफेरी पे आती है, यूएसए के जो जोन ऑफ इन्फ्लुएंस है उसमें आती है। लेकिन अब वहां चाइना अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू लगातार पैर पसार रहा है। अपने ट्रेड को बढ़ाने के लिए चाइना असल में साउथ अमेरिका में लगातार ट्रेड और पोर्ट बिल्ड कर रहा है, और एक डीप सी पोर्ट उसने शुरू किया है एक नई रीजन में जो बिल्कुल लीमा के पास है। लीमा कहाँ है, किस देश की राजधानी है? लीमा में कुछ क्लाइमेट टॉक्स भी हुए थे, शायद आपको याद हो। देखिए ऐसा नया कॉरिडोर बनाना चाहते हैं वो साउथ अमेरिका के साथ व्यापार जोड़ने के लिए। तो लीमा के पास कैंचे है, या चैंके जिसे हम कहें, पेरू में। यहाँ पर एक बड़ा डीप सी वाटर पोर्ट चाइना ने ऑपरेशनल कर लिया है। ये डीप सी वाटर पोर्ट जो है उन्हें बहुत भयंकर एक्सेस देगा इस पूरे इलाके के व्यापार के साथ। और चौंकाने वाली बात यह है कि ये कैंचे पोर्ट जो है डीप सी वाटर पोर्ट बन रहा है और लगभग अगले साल तक ऑपरेशनल भी हो जाएगा, इसी साल के अंत तक हो सकता है। तो कैंचे पोर्ट कहाँ खुल रहा है? तो ये खुल रहा है पेरू में। और पेरू के ऊपर इतना फोकस क्यों किया गया चाइना के द्वारा कि $3.5 बिलियन का ये पोर्ट बिल्ड किया जा रहा है पेरू के कैंचे में? तो इसकी वजह यह है कि चाइना का जो सिल्क रूट है, यानी समुद्री रास्ते का रूट, और उनका बेल्ट रोड जो जमीनी सड़कों का वो जो जाल बिछा रहे हैं, इसके पीछे साउथ अमेरिका एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। क्योंकि साउथ अमेरिका में बहुत से ऐसे रिसोर्सेज हैं जिसके लिए हौड़ मचने ही वाली है। फॉर एग्जांपल अभी जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स हैं, बैटरीज हैं, इनका प्रोडक्शन बहुत रेलेवेंट है, स्ट्रेटेजिकली बहुत महत्वपूर्ण है। और इस इलाके में कॉपर हो, लिथियम हो, इन सब का सर्वाधिक रिजर्व दुनिया में कहीं है, तो इसी रीजन में है। इसलिए यहाँ पर व्यापार बढ़ाने से, इनको अपने ऊपर निर्भर बनाने से और इनसे मैक्सिमम रिसोर्सेज गेन करने से चाइना को बहुत ज़्यादा फायदा है। और अभी तो चाइना साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी बन चुका है। जो युगों से अमेरिका रह रहा है, लेकिन अब वो चाइना आ चुका है उसमें टॉप पर। वो दिखाता है कि चाइना कैसे अपने आप को और पुश कर रहा है इवन अमेरिका के आसपास के रीजन में ट्रेड के थ्रू। तो चाइना की जो पॉलिसी है वो ट्रेड लेड पुश है, ट्रेड लेड कंट्रोल बढ़ाना चाह रहे हैं वो,
चेकबुक डिप्लोमेसी भी कहते हैं इसको। चेकबुक डिप्लोमेसी मतलब जैसे $3.5 बिलियन का ये पोर्ट बनाने की बात हो रही है, ये पोर्ट हो सकता है उतना फायदा ना करे पेरू को, लेकिन पेरू को जब लालच दिया गया कि देखिए सर आपको $3 बिलियन का हम यहाँ पे पोर्ट बना के देंगे सस्ती दरों पर, कम ब्याज में आप हमसे ले लीजिए, तो उनके पॉलिटिशियंस को भी लगा कि हाँ भाई पोर्ट मिल रहा है, सस्ते में मिल रहा है, बन के दे रहे हैं, हो सकता है कल को व्यापार बढ़ेगा तो बहुत सारा पैसा आएगा, हम अपना एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, फिर हम इनका लोन चुका देंगे, हमारा देश भी आगे बढ़ जाएगा, एक बड़ा सा डीप सी वाटर पोर्ट भी हो जाएगा। लेकिन होता यह है कि ये पोर्ट वायबल नहीं होते, अक्सर इन्हें व्हाइट एलिफेंट प्रोजेक्ट कहते हैं कि एक बार उन्होंने पैसा देके बना तो दिया लेकिन आप इसको मेंटेन नहीं कर पाओगे, क्योंकि व्यापार शुरू होने में बहुत समय लगता है और कई ऐसी जगहों पे पोर्ट खोले गए हैं जहां व्यापार की संभावना भी बहुत कम है। साउथ अमेरिका में ज़्यादा डिमांड नहीं है और वहां व्यापार आप करेंगे तो आपके पास कोई बहुत ज़्यादा पैसा आने की संभावना नहीं है, समय लगेगा। तो उस केस में इतना महंगा पोर्ट खोलने का फायदा क्या हुआ? फायदा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन चाइना ने एक एग्रीमेंट में एक क्लॉज साइन कराया होता है कि कुछ समय बाद अगर आप हमें इंटरेस्ट नहीं पे कर पाए इसका तो हम इसके ऊपर अपने कब्जे में ले लेंगे इसे। तो ऐसा ही कुछ चाइना लगातार करता है। इसे कहते हैं चेकबुक डिप्लोमेसी, यानी चेक काट के दे दिया बड़ा सा कि भाई लो अब ये पोर्ट पे काम करो, पोर्ट पे जब आप ब्याज नहीं चुका पाओगे तो वो उसके ऊपर कब्जा जमा लेगा। और यही डर है अमेरिका को कि उनके आसपास कहीं इतने सारे डीप सी वाटर पोर्ट्स और पोर्ट्स जो बिल्ड कर रहा है चाइना, कहीं वो मिलिट्री बेस बनाकर साउथ अमेरिका या लैटिन अमेरिका में एंटर ना कर जाए, जिनसे ने बहुत नुकसान हो सकता है। तो कैंचे पोर्ट की बात अभी हो रही है जो कहाँ पर, पेरू में है, लीमा के पास, साउथ अमेरिका में है। यहाँ पर ही आपका एक गोल्डन ट्राइंगल बनता है, लिथियम का ट्राइंगल, जहाँ वर्ल्ड का लिथियम रिजर्व है। पेरू दुनिया में सेकंड नंबर पे आता है सर्वाधिक कॉपर के रिजर्व में। 1 नंबर पे चिले है, 2 नंबर पे पेरू है कॉपर के रिजर्व के मामले में। तो बैटरी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हो गए, उनमें बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्युमिनियम ओर की बात कर लें, वहाँ भी साउथ अमेरिका में बहुत से रिजर्व्स हैं। अब कहानी है कि इंडिया भी असल में जो अपना लिथियम वगैरह है नॉर्मली वो इंपोर्ट कहाँ से करता है, वो मैक्सिमम इंडिया चाइना से इंपोर्ट करता था। तो इंडिया ने भी अर्जेंटीना के साथ डील की है। लेकिन इसमें जाने से पहले एक बार साउथ अमेरिका की हम ज्योग्राफी को देखें तो जब साउथ अमेरिका में माउंटेन रेंजेस हैं उनमें फेमस एंडीज माउंटेन है और इसके जस्ट नीचे एटाकामा के डेजर्ट है, यहाँ पैटागोनिया है। तो एटाकामा वन ऑफ द ड्राइस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, क्योंकि वो रेन शेडो जोन में पड़ता है। तो एटाकामा पैटागोनिया 2 इंपॉर्टेंट है। फिर ग्रासलैंड यहाँ पर है बहुत सारे, जैसे पंपास का ग्रासलैंड हो गया। और इंपॉर्टेंटली यहाँ पर एक प्लेट्यू है, माटो ग्रासो प्लेट्यू। कहाँ पर है? तो ब्राज़ील अर्जेंटीना के पास ये पड़ता है आपको, माटो ग्रासो प्लेट्यू। फिर यहीं पास में ब्राज़ीलियन हाईलैंड है और ऊपर आपका अमेजॉन बेसिस, यानी अमेजॉन के जो आपके फॉरेस्ट है इस रीजन में आते हैं। और ऊपर अगर हम देखें तो गैलापागोस आइलैंड भी है। गैलापागोस आइलैंड क्यों फेमस है? डार्विन का नाम सुना है आपने? डार्विन असल में जब अपने शोध में गए थे स्पीसीज के बारे में, एवोल्यूशन के बारे में रिसर्च किया था, इसी आइलैंड में गए थे, गैलापागोस आइलैंड, क्योंकि ये बहुत कम लोग यहाँ रहते थे, कभी हैबिटेट नहीं हुआ था। तो ये अपने जिस तरह युगों पहले ये आइलैंड था वैसा ही उस समय भी था और आज भी लगभग यहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। तो गैलापागोस आइलैंड कहाँ है? तो जस्ट साउथ अमेरिका के ऊपर इस कोने में है। एंडीज माउंटेन रेंज कहाँ पर आपको पता है, एटाकामा कहाँ पर है पता लग गया, पैटागोनिया कहाँ पर है पता लग गया। अब यहाँ इंपॉर्टेंट रिवर्स में जैसे पैनामा रिवर बहती है यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसके अलावा आपकी अमेजॉन रिवर बहती है। अमेजॉन ये देखिए यहाँ से आ रही है, तो यहीं इसके आसपास अमेजॉन की ग्रीन फॉरेस्ट भी है सारे के सारे। तो ये रहा पेरू का लीमा, और यहाँ बिल्कुल वो आपका जो बनाया जा रहा है पोर्ट यहाँ बिल्ड किया जा रहा है। मेरा एटाकामा का डेजर्ट यहाँ पर है, पैटागोनिया यहाँ पर है, ठीक है। और फॉकलैंड आइलैंड आपको दिखेगा यहाँ आसपास अर्जेंटीना के पास, ये रहा, जहाँ अभी यूके एडमिनिस्टर करता है। यहाँ जंग लड़ी गई थी अर्जेंटीना यूके के बीच में भी इस आइलैंड को लेकर। बिल्कुल गोवा जैसा एग्जाम्पल इंडिया में था, वैसा ही फॉकलैंड आइलैंड कहाँ पर था? अर्जेंटीना में है। इसके अलावा आपको रीजन यहाँ दिख रहा हो साउथ अमेरिका का, तो बोलिविया, पेरू, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, बोलिविया, ये आपको लोकेशन याद रखिए। इनमें से आपको जो लैंडलॉक कंट्री है उनमें एक बोलिविया दिखेगी और पैराग्वे दिखेगी। ये लैंडलॉक कंट्रीज है इस रीजन में। फिर आपको याद रखना दुनिया भर में लैंडलॉक कंट्रीज कितनी है वो पता होनी चाहिए। साउथ अमेरिका की हमने बात की, अब इंडिया यहाँ क्या कर रहा है? इंडिया ने भी असल में लिथियम को बढ़ाने के लिए, लिथियम का इंपोर्ट बहुत जरूरी है। लिथियम एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजर्व आज के युग में देखा जाता है एज अ वाइट गोल्ड। क्यों? क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं वहाँ लिथियम का बहुत यूजेज है बैटरी की प्रोडक्शन में। तो इंडिया मैक्सिमम जो लिथियम है वो इंपोर्ट कहाँ से करता है? तो चाइना से करता है। अब इंडिया इसको कम करने के लिए अर्जेंटीना के साथ डील कर रहा है, कुछ पोर्ट्स पे रिसर्च स्टार्ट भी कर दिए हैं। अब इंडिया ने एग्रीमेंट इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के साथ भी किया था। ऑस्ट्रेलिया अभी की एक्सपोर्टर है लिथियम का दुनिया भर में, लेकिन रिजर्व और प्रोडक्ट के मामले में साउथ अमेरिका इनसे कहीं आगे है। तो कॉपर हो, लिथियम हो, इनको लेकर यहाँ पर लगातार बातें चल रही थी इंडिया की भी। और इंडिया की काबिल ने, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड ने, जो अर्जेंटीना के ब्लॉक्स हैं उनके साथ एमओयू साइन हो चुका है। और
क्वार्टाडेरा 1, क्वार्टाडेरा 8, क्वार्टाडेरा 7, क्वार्टाडेरा 6 के ऊपर इंडिया अब काम करना स्टार्ट करेगा। अब इंपॉर्टेंट ये है कि ये किसके साथ, काबिल का हुआ। काबिल क्या है, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, जिसके पास एक्सप्लोरेशन और एक्सक्लूसिविटी राइट्स हैं इन 5 ब्लॉक्स के ऊपर, जहां ये इवेलुएट करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे लिथियम के लिए। और लिथियम की डिस्कवरी के बाद इसका जो एक्सप्लॉयटेशन है, कमर्शियल यूज है, वो इनको लाइसेंस मिल जाएगा, जहां ये काम कर पाएंगे। तो याद रखिए, चिले, अर्जेंटीना में दुनिया का लगभग 30 से 35% जो सप्लाई है दुनिया का इन्हीं कंट्रीज में है। चिले में तो ऑलमोस्ट 11% का वर्ल्ड का लिथियम रिजर्व है, और अर्जेंटीना में अराउंड 6% जो अभी सप्लाई ग्लोबली हो रहा है वो अर्जेंटीना से हो रहा है। तो यहीं पर फेमसली एक ट्राइंगल बनता है जिसे हम कहते हैं लैटिन अमेरिका लिथियम ट्राइंगल। तो अर्जेंटीना, बोलिविया और ये कौन सी कंट्री है, चिले, इन सब के बीच में यहाँ मैक्सिमम जो वाइट गोल्ड है उसका प्रोडक्शन होता है। ये देखिए ऐसा दिखता है असल में लिथियम जब एक्सप्लोर किया जाता है, इसलिए इसे वाइट गोल्ड भी कहते हैं। तो ये लिथियम ट्राइंगल कहलाता है ये इलाका। तो कहाँ है लिथियम ट्राइंगल, इट्स इन साउथ अमेरिका, ठीक। और लिथियम ट्राइंगल में जो इंपॉर्टेंट आपकी लोकेशन जैसे अटाकामा हो गया, पॉकेटस हो गया, पॉजिलस हो गया, पॉसस ग्रेनाड्स हो गया, तो इन इलाकों में एक्सप्लोरेशन की बात की जाती है। यह है लिथियम ट्राइंगल। इसमें 24% जो ग्लोबल लिथियम प्रोडक्शन है, रिसोर्स है, वो अर्जेंटीना के पास है, 14% बोलिविया के पास है, 14% चिले के पास है, और 2% ऑलमोस्ट पेरू के पास है। अब कई जगह इसको एक्सटेंड करके इसको पेरू तक भी खींचा जाता है इस लिथियम ट्राइंगल को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। आपको लायन बैटरीज दिखती होंगी, LION, लिथियम आयन बैटरीज। जो भी बैटरी फोन में यूज हो, चाहे कहीं भी यूज हो, वहाँ पर लिथियम का यूज जरूर होता है। इसलिए साउथ अमेरिका के में लगातार अपना जो कैपेसिटी बढ़ा रही है चाइना, उसके पीछे यही वजह है कि लिथियम और कॉपर वहाँ से वो इंपोर्ट करके ले जाए, इसलिए डीप सी वाटर पोर्ट तक बिल्ड कर रहे हैं। अब मुझे बताइए डीप सी वाटर पोर्ट होता क्या है, नॉर्मल पोर्ट से कैसे डिफरेंट है एक डीप सी वाटर पोर्ट। डीप सी वाटर पोर्ट थोड़ा बाहर बनाया जाता है, इसमें कम से कम 13 मीटर से भी के जो शिप्स होते हैं वो वहाँ पे आके लग सकते हैं, ठीक है। 13 मीटर से भी बड़े साइज के शिप्स यहाँ लग सकते हैं, प्लस अराउंड 33 फीट से भी ज़्यादा गहरा होता है वो पोर्ट। तो बड़े शिप्स, कंटेनर शिप्स वहाँ पे लग सकते हैं, इनसे आप बड़ी मात्रा में व्यापार कर सकते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये पोर्ट, डीप सी वाटर पोर्ट, जो इंडिया के आसपास, इंडिया भी बिल्ड करना चाह रहा है। ईरान में काफ़ी कुछ है, पर्शियन गल्फ के आसपास काफ़ी डीप सी पोर्ट्स हैं। चाइना का पुश करना, बांग्लादेश में भी मातार बड़ी एक डीप सी पोर्ट बन रहा है अब। तो इंडिया के आसपास भी चाइना और जापान जैसी कंट्रीज ऐसा पुश लगा रहे हैं, इंडिया भी काम कर रहा है इनके ऊपर। तो डीप सी पोर्ट व्यापार को बढ़ावा देते हैं। इंडिया ने किसके साथ अभी एग्रीमेंट लिथियम ब्लॉक्स के लिए साइन किया, इंपॉर्टेंट ये है, अर्जेंटीना के साथ, ठीक है। पेरू में क्या हुआ है, एक डीप सी पोर्ट बनाया किसने, चाइना ने। और पेरू में याद रखिए माचू पिचू माउंटेन्स है, काफ़ी खूबसूरत जगह है, एंडीज माउंटेन की पूरी रेंज वहाँ से पास आउट होती है। तो बहुत संभावना है आगे भी इंडिया भी यहाँ टूरिज्म और बाकी सेक्टर को लेके ग्रोथ देख सकता है। अब हाल ही में हमने जाना, आपने ऑलरेडी कवर किया हुआ डिटेल में, कि ईरान ने पहले पाकिस्तान के ऊपर एक स्ट्राइक की, कुछ मिसाइल्स और एयरफोर्स कुछ अटैक किया। फिर पाकिस्तान ने रिटेलिएशन में ईरान के ऊपर कुछ अपने मिसाइल लगाकर कहा हमने उनके टेररिस्टों को उड़ा दिया। और दोनों ही चीज़ें जो हुई है बलूचिस्तान के रीजन में हुई है। तो बलूचिस्तान क्या है असल में, बलूच का रीजन क्या है? तो देखिए बलूच एक ट्राइब का नाम है, और बलूच ट्राइब जो है वो असल में केवल या तो पाकिस्तान में या ईरान में सीमित नहीं है। ये जैसे पश्तून ट्राइब पाकिस्तान के ऊपरी इलाके में है, उसी तरह नीचे के इलाके में बलूचिस्तान का रीजन है जहां बलूच ट्राइब रहती है। तो ये असल में 3 देशों में बटी हुई है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान में। तो आप देखिए ये जो आपका बलूचिस्तान का रीजन इंडिया में है, पाकिस्तान में है, और ये जाहिदान चाबहार का रीजन जो ईरान में है, और जो ऊपर अफगानिस्तान का रीजन है वहाँ तक ये फैले हुए हैं। काफ़ी सालों से अपनी आज़ादी की डिमांड कर रहे हैं। अब देखिए बलूची के साथ बलूच जो ग्रुप है, पहले समझिए कि बलूचिस्तान की कहानी क्या है। अराउंड 10 मिलियन बलूचीज होते हैं। अब बलूच, पहली बात देखिए बलूच ट्राइब किस तरह के इस्लाम को फॉलो करते हैं। तो बलूच नॉर्मली सुन्नी सेक्ट को फॉलो करते हैं। याद रखिए इस्लाम में मेनली 2 सेक्ट होते हैं, मेनली शिया और सुन्नी। तो पाकिस्तान, पहली बात, पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जो सुन्नी मेजॉरिटी है। पाकिस्तान एक सुन्नी मेजॉरिटी कंट्री है, जबकि ईरान एक शिया मेजॉरिटी कंट्री है। और ईरान में सुन्नीज के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होता है, जबकि पाकिस्तान में शियाज के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होता है। इन्हें खटमल तक कहा जाता है, बहुत बुरी तरह व्यवहार किया जाता है इनको, जैसे इनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता है। तो एक तो पहली बात, बलूच जो पाकिस्तान में रहते हैं, आप कहोगे सर वो तो सुन्नी है, तो अच्छी बात है। अच्छी बात नहीं है, असल में बलूच प्रोविंस पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है। अराउंड 60% जो पाकिस्तान का एरिया है वो सारे बलूच प्रोविंस के अंदर ही आता है। लेकिन यहाँ संसाधन भी बहुत ज़्यादा है, पर लोग बहुत कम है। 6% के आसपास पॉपुलेशन यहाँ रहती है पाकिस्तान की, और इतने बड़े प्रोविंस में बहुत कम जो निवेश है वो पाकिस्तान करता है। जितना पैसा यहाँ से निकलता है वो सब ये यहाँ से निकाल के कहाँ पर इन्वेस्ट कर देते हैं, तो कराची में या फिर पंजाब के रीजन में, सिंध या पंजाब जहाँ मैक्सिमम पॉपुलेशन उनकी रहती है, वहाँ सारा पैसा जाता है। संसाधन कहाँ से निकलते हैं? बलूचिस्तान से।
अब याद रखिए यहाँ पे बलूचिस्तान को क्यों प्रताड़ित किया जाता है लोगों को, क्योंकि एक तो बलूची है, उनकी भाषा अलग है, वो उर्दू नहीं बोलते, और प्लस उनके संसाधन का इस्तेमाल किया जाता है और इनसे एक दूरी बनाई जाती है। जबकि दूसरी तरफ बॉर्डर के उस पार अगर आप देखें तो सिस्तान बलूचिस्तान का प्रोविंस ईरान वाला, अब यहाँ तो ये बेचारे सुन्नी हैं तो ऑलरेडी डिस्क्रिमिनेशन झेल रहे हैं, और ये आज़ादी की डिमांड पाकिस्तान से भी करते हैं तो वहाँ भी उनकी आर्मी मारती है, यहाँ ईरान में करते हैं तो वहाँ उनकी आर्मी मारती है, और थोड़े से ये अफगानिस्तान में भी है। अफगानिस्तान के भी जो बॉर्डर एरिया ईरान और पाकिस्तान का, उसके बॉर्डर एरियाज में आपको बलूच देखते हैं, लेकिन वहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन का सामना करते हैं। तो लगातार बलूची नेशनलिस्ट जो हैं वो एक फ्रीडम की बात करते हैं। तो वहाँ कुछ बलूची ऐसे हैं जो ईरान की जो रिजीम है उसके सपोर्टर हैं, कुछ ऐसे हैं जो पाकिस्तान में हैं तो पाकिस्तान के सपोर्टर हैं, कुछ पाकिस्तान के विरोधी हैं। तो अलग अलग ग्रुप यहाँ पर ऑपरेट करते हैं, ये ग्रुप आपस में एक दूसरे पर हमला करते रहते हैं। इसीलिए बलूचीज वो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा प्रताड़ित होते हैं हर तरफ से। अब कहना यह है कि लगातार जो सिस्टम यहाँ बना हुआ है युद्ध का, इसके पीछे वजह क्या है। अब देखिए यहाँ अगर आप देखें रीजन में, तो पहली बात, पाकिस्तान में कौन से टेररिस्ट ग्रुप के नाम पर अटैक किया था ईरान ने, जो यहाँ का रीजन है, यहाँ पे कौन सा ग्रुप एक्टिव है जिसको देखकर ईरान ने हमला किया था। अब आपको याद करना है, जैश ए मोहम्मद से आप उसको याद कर सकते हैं। जैश अल अदल नाम था ग्रुप का, जो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहा है। ईरान का कहना था कि हमने इसके ऊपर हमले किए, इनका जो टेररिस्ट कैंप है बलूचिस्तान में वहाँ उसको उड़ाया, बदले में पाकिस्तान को भी कुछ ना कुछ करना था, उन्होंने रिटेलिएशन किया। लेकिन याद रखिए जो बलूची पॉपुलेशन है पाकिस्तान में भी सताई हुई है, ईरान में भी सताई हुई है, क्योंकि ट्राइबल ग्रुप है प्लस शिया मुस्लिम्स हैं, तो इनकी विवाद दोनों देशों में अलग अलग तरह की समस्याएं झेलते रहते हैं। तो बलूच लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन BLO वहाँ BLA ऑपरेट कर रही है पाकिस्तान में, ये ग्रेटर बलूचिस्तान की बात करते हैं, इंडिपेंडेंस की भी बात करते हैं, पर इनके सपोर्टर कोई है नहीं अभी। और क्योंकि ईरान भी इसमें इन्वॉल्व है तो हमें याद रखना चाहिए ईरान अभी कई जगहों पर कई तरह के हमले लड़ाइयाँ की चीज़ें कर रहा है। हाल ही में ईरान ने इराक में कुछ एक स्ट्राइक की थी जहां मोसाद के कुछ लोगों को उन्होंने उड़ाया था। मोसाद इजराइल की खुफिया एजेंसी का नाम है, जिनकी खुफिया एजेंसी इजराइल की उसका नाम है मोसाद। इनका कहना था कि मोसाद इराक में ऑपरेट कर रहा था, इसलिए हमने वहां पर इनको उड़ा दिया। तो यहाँ इराक में ये हमला हुआ था। देखिए ये रहा अरबियन जो पर्शियन गल्फ है, इसके ऊपर यहाँ ईरान है। ईरान से किसका किसका बॉर्डर लगता है, तो ये रहा इराक पे यहाँ अटैक किया था अभी ईरान ने। इसके अलावा सीरिया के इलाके में भी इन्होंने कुछ जो रीजन है जहाँ पर आईसिस, यानी इस रीजन में इदलिब का रीजन, यहाँ पर इस्लामिक स्टेट के कुछ आतंकवादी ने घर बना लिया, तो ईरान ने उनके ऊपर भी हमला किया। और प्लस लेबनान के रीजन में भी अटैक किया था। ये लेबनान का रीजन यहाँ इसराइल से ठीक ऊपर, यहाँ पर भी इनका विवाद चल रहा था, तो यहाँ भी हमले हुए इन्होंने किए थे। इसके अलावा पंजगुड़ जो 2 मिलिट्री स्ट्राइक कहाँ हुई, जैश अल अदल में, किसके खिलाफ, जैश अल अदल के खिलाफ। कहाँ, पंजगुड़ नाम का इलाका था वहाँ, जो बलूची इंडिपेंडेंस की बात कर रहे थे। इस्लामाबाद ने इसके बाद पाकिस्तान ने इनके ऊपर दोबारा स्ट्राइक ईरान के ऊपर भी की अभी, लेकिन संबंध थोड़े नॉर्मलाइज हो गए हैं। तो ये पूरी कहानी यहाँ है जहाँ ईरान हर जगह एक्टिव है, हर जगह एक युद्ध की स्थिति में बना हुआ है, जिसका फायदा USA को होगा, जो ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन है। इजराइल ईरान का दूसरा सबसे बड़ा दुश्मन, सऊदी अरेबिया ईरान का तीसरा सबसे बड़ा दुश्मन। इजराइल के साथ ईरान का विवाद क्यों है, इजराइल के साथ ईरान का विवाद इसलिए है क्योंकि वो कहता है कि इजराइल एक इलेजिटिमेट स्टेट है, और ये बात करते हैं पैलेस्टाइन की आज़ादी की, ये सपोर्ट करते हैं हमास को, क्योंकि वो चाहते हैं कि वहाँ पैलेस्टाइन की जगह होनी चाहिए। ईरान का विवाद सऊदी अरेबिया के साथ इसलिए है क्योंकि सऊदी अरेबिया एक सुन्नी मेजॉरिटी स्टेट है जो सुन्नी ग्रुप्स को सपोर्ट करता है, और ईरान एक शिया मेजॉरिटी स्टेट है जो शिया ग्रुप्स को सपोर्ट करता है, इसलिए इनका विवाद सऊदी अरेबिया के साथ भी है। और इनका तीसरा सबसे बड़ा दुश्मन जो USA है, इनका कहना है USA हमारे खिलाफ काम कर रहा है, लगातार हमारे कल्चर, हमारे देश के खिलाफ है, इसलिए USA से भी युद्ध है। अब याद रखिए ईरान में दुनिया की सर्वाधिक शिया पॉपुलेशन रहती है। ईरान के अलावा दुनिया की जो मोस्ट शिया मुस्लिम्स हैं किस देश में रहते हैं, तो इंडिया में रहते हैं। हालांकि इंडिया की ओवरऑल मुस्लिम पॉपुलेशन में सुन्नी ग्रुप ज़्यादा है, लेकिन शियाज की भी बात करें तो दुनिया में सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ शिया मुस्लिम्स इंडिया में ही रहती है, इसलिए इंडिया के संबंध ईरान से अच्छे ही हैं। तो ये पॉलिटिक्स है ईरान की, क्योंकि उसमें शिया ग्रुप्स का वो अपने आप को लीडर मानता है, और अलग अलग जगहों पर ईरान बैक्ड ग्रुप काम करते हैं। जैसे लेबनान में ईरान का जो ग्रुप बैक्ड है उसका नाम क्या है, लेबनान में हिजबुल्लाह। यमन में इन्हीं का एक बैक ग्रुप लड़ रहा है, उसका नाम क्या है, हाउती रिबल्स। ठीक है, इनका एक IRGC ग्रुप है, रेवोल्यूशनरी गार्ड इसका नाम कहते हैं। वो ऑपरेट करता है कई जगह, इराक में लड़ रहे हैं, ये सीरिया में लड़ रहे हैं, तो कई देशों में इनके ऐसे ग्रुप्स एक्टिव हैं। इसलिए ईरान, तो इसलिए आपको इसको याद रखना है क्योंकि हमने डिटेल में इसको पहले कवर किया हुआ है पिछले वीडियोस में भी। अब आगे बढ़ते हैं।
और बात आती है महाराष्ट्र के पेंच रिजर्व की। पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ पर लोकेटेड है, कुछ लोगों को डाउट होगा। ये असल में 2 राज्यों में फैला हुआ है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। कुछ हिस्से महाराष्ट्र में का भी ये पार्ट है। तो जो रीजन महाराष्ट्र का है वहां पर इसको इंडिया का पहला डार्क स्काई पार्क का दर्जा दिया है। डार्क स्काई पार्क मतलब देखिए, रात के समय में अक्सर हम देखते हैं एक समस्या होती है लाइट पोल्यूशन की। तो वो इलाके अब बचे ही नहीं जहां रात भर अंधेरा रहे, घुप अंधेरा रहे, तो हम आसमान को देख सकें। जब लाइट पोल्यूशन होता है, नाइट स्काई क्लियर नहीं हो पाती, वहां पर लाइट का काफी ज्यादा पोल्यूशन हो जाता है, तो इसी वजह से वो आसमान भी क्लियर नहीं रहता। लेकिन कुछ ऐसे रीजन है जो इनमें बेहतर स्थिति में है। तो पेंच टाइगर रिजर्व के आसपास का जो इलाका है उसको IUCN ने इंडिया का पहला डार्क स्काई पार्क और एशिया का 5वां डार्क स्काई पार्क घोषित किया है, जो नाइट के स्काई को प्रोटेक्ट करता है। इसमें लाइट का पोल्यूशन नहीं होता। तो ये पहला डार्क स्काई पार्क इंडिया का होगा। किन राज्यों में है, तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में है। और जी हाँ, इसको रिसेंटली अवार्ड भी दिया गया था अपने प्रैक्टिसेस के लिए। और IUCN ने बोला है क्योंकि नाइट स्काई बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल कल्चरल हिस्टोरिकल रिसोर्सेज के रूप में इसको ये डेजिग्नेशन दिया गया है। और ग्लोबल थ्रेट बढ़ता जा रहा है, लगातार लाइट पोल्यूशन बढ़ रहा है। इससे हमारे कई सारे जो रिसोर्सेज हैं खत्म हो जाएंगे। कई ऐसे जीव हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं जो इस लाइट पोल्यूशन को नहीं झेल सकते, और इसीलिए उन्हें बचाना हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है दुनिया भर का। और इसके लिए पेंच टाइगर रिजर्व को ये अवार्ड दिया गया। पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में मेनली है, लेकिन कुछ हिस्सा पेंच का महाराष्ट्र में कवर करता है, मेजरली ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। ठीक है, नाइट स्काई ऐसी दिखती है, बिल्कुल लाइट नहीं, बिल्कुल प्रिस्टीन क्लियर। तो अब यहाँ पर जो स्काई को पढ़ते हैं या देखते हैं वो आकर यहाँ पर काम भी कर सकते हैं। ये पेंच टाइगर रिजर्व की बात हो गई। अब एक गंगा सागर की बात करते हैं। गंगा सागर एक ऐसा इलाका है जो लगातार पॉल्यूशन में, क्लाइमेट चेंज में और वल्नरेबिलिटीज में टॉप पर है, जहाँ बहुत बुरी हालत हो रखी है। गंगा सागर असल में है क्या, गंगा सागर में बहुत ज़्यादा पिलग्रिमेज होती है। क्यों होती है, क्योंकि यहाँ बहुत से लोग जाते हैं जहाँ पर गंगा बे ऑफ बंगाल में मिलती है, तो उसे कहते हैं गंगा सागर। और गंगा सागर एक आइलैंड की तरह है। यानी देखिए, यहाँ पर गंगा सागर आइलैंड है साउथ परगनास के पास, और इस आइलैंड में बहुत से लोग आते हैं जो यहाँ पर आकर डुबकियाँ लेते हैं, और एक तरह का तीर्थ स्थल है। लेकिन दिक्कत यह है कि लगातार साइज में घटता जा रहा है, ये लगातार डूबता जा रहा है। जो गंगा रिवर है, हुगली रिवर, यहाँ बे ऑफ बंगाल समंदर में मिलती है, तो लोग यहाँ पिलग्रिमेज करने आते हैं। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने कहा है कि हमने यहाँ के जो लोग नहाने के लिए जो घाट का इस्तेमाल करते हैं उसको वहाँ से शिफ्ट कर दिया है, और उन्होंने मांगा ऐसा कि यहाँ जो होता है इसको नेशनल फेयर स्टेटस दिया जाए, और हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जो ग्रीन फुटप्रिंट है इसको घटाया जाए। क्योंकि 10 मिलियन, लगभग 1 करोड़ के आसपास यहाँ पिलग्रिम आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, पर इतनी मात्रा में श्रद्धालु झेलने की कैपेसिटी इस आइलैंड की नहीं है, जो बहुत वल्नरेबल है और पूरी तरह तबाह हो रहा है। इसलिए इसे कंट्रोल करने की बात की जा रही है। कोलकाता से 100 किलोमीटर की दूरी के ऊपर बसा हुआ आइलैंड का असल में इस चीज को झेलने के लिए काफी नहीं। PRC यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो अभी मेनलैंड चाइना कम्युनिस्टों वाला, ये अपने आप को कहने लग गया। और ROC रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये जो ताइवान है ये अपने आप को कहता था। तो चाइना कौन है, इसका विवाद इन दोनों देशों के बीच में था। कामेंतोंग का ऐसा मानना था पार्टी का, एक पॉइंट के बाद हम दोबारा आकर इस चाइना पे कब्जा कर लेंगे और चाइना हमारा हो जाएगा। जो असली चाइना भी हम है, इन लोगों ने जबरदस्ती इलीगली कब्जा किया हुआ है। उसी समय में इंडिया और बाकी जो देश थे वो कह रहे थे कि भाई ये तो वेस्ट की एक चाल है ताकि चाइना के ऊपर अपना कब्जा जमा सके। और उन्होंने कहा कि ताइवान असली चाइना नहीं है, ROC इज नॉट द रियल चाइना, PRC इज द रियल चाइना, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। और उसी समय में ये जो PRC है, यानी जो चाइना, हम जिसको चाइना कहते हैं, इन्होंने एक पॉलिसी निकाली थी, वन चाइना पॉलिसी। उसके तहत इनका मानना था कि कोई भी देश अगर हमारे साथ व्यापार करेगा या हमारे साथ संबंध रखेगा तो उसको मानना पड़ेगा कि दुनिया में केवल एक चाइना और वो चाइना हम है। अगर आपको लगता है वो दूसरा देश चाइना है तो आप वन चाइना पॉलिसी को मान ही नहीं रहे। तो भारत बहुत समय पहले से वन चाइना पॉलिसी का समर्थक रहा है। भारत पहले भी मानता था कि चाइना मतलब जो चाइना हम जानते हैं वो चाइना, और ये चाइना नहीं है, ताइवान अलग देश है। तो क्योंकि इंडिया वन चाइना पॉलिसी को मानता है, इसलिए भारत ने ताइवान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं किए। लेकिन क्या इनके साथ व्यापार होता है हमारा? हाँ होता है। हमारा कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम भी होता है, और भारत की सरकार डायरेक्टली डील ना करते हुए इनके साथ अलग तरीके से डील करती है। यानी हम इनके साथ डिप्लोमेसी अगर नहीं कर सकते तो हम इनके साथ पैरा डिप्लोमेसी करते हैं। पैरा डिप्लोमेसी का मतलब ये होता है जब आपके देश का कोई और फेडरल यूनिट, फॉर एग्जांपल इंडियन गवर्नमेंट डायरेक्टली डील नहीं कर रही है, गुजरात की गवर्नमेंट, तमिलनाडु की गवर्नमेंट, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट, उनके CM जा रहे हैं यहाँ, उनके मिनिस्टर वहाँ जा रहे हैं, वो कल्चरल एक्सचेंज में जा रहे हैं, वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस में नहीं जा रहे, कल्चरल एक्सचेंज में जा रहे हैं। और इसलिए ताइवान की कंपनीज इंडिया में निवेश भी करती है, इंडिया के साथ व्यापार भी होता है। इतना ही नहीं, ताइवान तो चाइना के साथ भी बहुत सारा व्यापार करता है। फॉक्सकॉन जो बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है जिसने भारत में अरबों का निवेश किया है अभी हाल ही में, जो एप्पल के प्रोडक्ट्स बनाने में, एप्पल का मैन्युफैक्चरिंग करने में सबसे अग्रणी रोल निभाती है, वो भी ताइवान की कंपनी है। जो चिप मैन्युफैक्चरिंग है, सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें ताइवान दुनिया में टॉप पर है।
तो भारत ताइवान के साथ व्यापार करता है, व्यापार को लगातार बढ़ावा देने की बात भी कर रहा है। एक समय में तो इंडिया का ताइवान के साथ संबंध व्यापार की दृष्टि से रशिया से भी जाना था। तो वो दिखाता है इंडिया ताइवान के साथ रिलेशंस रखता है, लेकिन नॉट डायरेक्टली, डिप्लोमेटिकली नहीं, पैरा डिप्लोमेटिकली, मतलब भारत के राज्य जाकर वहाँ से डायरेक्टली एंगेज करते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है कि ताइवान को क्यों भारत नहीं मानता। चाइना ताइवान को एज अ डिफरेंट कंट्री इंडिया ट्रीट करता है, लेकिन अभी फॉर्मल रिलेशंस इंडिया ताइवान के नहीं है। तो इंडिया कोशिश कर रहा है कि भविष्य में शायद हमारे संबंध और सुधरें, चाइना के साथ या और बिगड़े, अगर बिगड़ जाते हैं तो हम ताइवान के साथ और संबंध डेवलप कर सकते हैं। अब लास्ट टॉपिक आज का ये है कि मणिपुर की गवर्नमेंट ने एक 3 मेंबर पैनल बनाया है चेक करने के लिए। एक फ्यूल लीक हुआ था एक पावर स्टेशन में। तो ये फ्यूल लीक कहाँ हुआ था? तो इम्फाल के पास हुआ था। इम्फाल वैली में एक रिवर बहती है, ये उसके बारे में बात हुई थी। तो इम्फाल वैली में जो रिवर बहती है उसका नाम क्या है? उसका नाम है इम्फाल रिवर। ये आपको दिख रही है इम्फाल रिवर। यहाँ लमफेलाट रीजन जो है, यहाँ पर असल में ये दिक्कत है। ये रीजन यहाँ से बहता है। तो इम्फाल रिवर कहाँ है? नाम क्लियर है क्योंकि मेंशन हुआ था। आपको कंफ्यूजन ना रहे कि इम्फाल कोई रिवर भी है या नहीं, तो इम्फाल रिवर भी है और इम्फाल के पास ही वो बहती है। आपको यहाँ और रिवर्स जो है जैसे इम्फाल, इरील, थौबाल, मकरू, इरांग, बराक। बराक तो बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, आपको पता ही होगी। तो ये रिवर्स की नाम है जो इस रीजन में बहती है, इनको याद रखना चाहिए आपको। कौन कौन सी है? बराक, मकरू, इरांग, इम्फाल, इरील और थोबाल। ये रिवर की मेन आपको जो असल में ये जो बाकी रिवर्स हैं मकरू और इरांग, ये असल में जाकर बराक में ही मिल जाती हैं। और इधर मेजरली जो रिवर्स हैं इम्फाल हो गई, इरील हो गई, थोबोल हो गई, ये सब यहाँ आपको बहते हुए फिर जाकर इस रीजन में आती है। तो आपको ये रिवर्स के बारे में बात होगी तो इम्फाल रिवर कहाँ बहती है, किस रीजन में, ये हमें पता होना चाहिए। ज्योग्राफिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लेसेस इन न्यूज़ इसलिए कहा जाता है कि मणिपुरी गवर्नमेंट ने कमेटी बैठाई फ्यूल लीक को लेकर कि पावर प्लांट इम्फाल वैली में जो है जहाँ विवाद हुआ उसके बारे में। ऑपरेशन दोस्त ये किससे रिलेटेड है? क्या जो टर्की और सीरिया का अर्थक्वेक हुआ था उसके बाद जो इंडिया का रेस्क्यू ऑपरेशन था उसका नाम ऑपरेशन दोस्त था। समुद्र मैत्री किससे संबंधित है? सोलावेसी अर्थक्वेक और सुनामी जो मालदीव्स में आई थी उससे। ऑपरेशन मैत्री जो रिलीफ ऑपरेशन नेपाल में इंडिया ने चलाया था उसका नाम था। आप ये आंसर कमेंट्स पे लिखिए ताकि आपके अगर आंसर गलत भी होता तो आपको सही आंसर याद रह पाए हमेशा कि आपने ये गलतियां यहाँ पे की हैं। ऑप्शन के तौर पे जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ऑपरेशन दोस्त, अगर ये आपने गलत किया तो आपको याद रहेगा कहाँ असल में हुआ था। लिखिए ऑप्शंस में, आपको पता लगेगा कमेंट सेक्शन में इसके आंसर। अगला क्वेश्चन बात करता है डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड और रशिया की। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी कंट्री बाल्टिक सी के आसपास है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। अक्सर जिन देशों को हम कवर करते आए हैं मुख्य रूप से वो रेड सी या फिर ब्लैक सी के आसपास की कंट्रीज़ है। आई होप आपको रेड सी, ब्लैक सी, मेडिटेरेनियन के आसपास की कंट्रियाँ याद हो गई होंगी, जिसको हमने डिटेल से कवर किया है पहले कई बार। इस वीडियो में हम बाल्टिक रीजन के ऊपर बात करेंगे। बाल्टिक रीजन न्यूज़ में इसलिए भी है क्योंकि बाल्टिक्स के आसपास है स्कैंडिनेवियन कंट्रियाँ या नॉर्डिक कंट्रीज़, यानी स्वीडन, फिनलैंड। और इन कंट्रीज़ के बीच में विवाद ये बड़ा है कि नेटो का एक्सपेंशन हो रहा है। नेटो का एक्सपेंशन, नेटो क्या है, चलिए पहले देखते हैं बाल्टिक सी का रीजन। ये देखिए, ये है बाल्टिक सी। बाल्टिक सी के आसपास आपको कंट्रीज दिख रही होंगी, फिनलैंड, रशिया, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। तो ये रीजन है बाल्टिक सी का। अब बाल्टिक सी का ये तो बहुत इन डेप्थ एक इमेज दिख गया। अगर हम इसको ब्रॉडली बाहर से देखें तो ये बाल्टिक सी है। बाल्टिक सी के आसपास स्कैंडिनेवियन कंट्रियाँ हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, रशिया, पोलैंड, जर्मनी। अब और यहाँ बेलारूस है। जो ये रीजन है बाल्टिक सी का, अगर आप इस मैप में दिखवा तो ये है यहाँ पर ब्लैक सी, यहाँ दिख रहा होगा आपको, और ये ऊपर बाल्टिक सी है। तो ये यूरोप के एक बड़ी रीजन को बीच में कंटेन करता है। खास बात ये है कि यहाँ रशिया है, ये आपको दिख रही होगी। मुद्दा यह है कि ये कंट्रियाँ आमतौर पे हमेशा न्यूट्रल रहा करती थी किसी भी वॉर के केस में। और जब कोल्ड वॉर का पीरियड था, 2 बहुत बड़े दुश्मन देश थे, यूएसए और यूएसएसआर। जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुई उसके बाद ये 2 सुपर पावर बन के उभरे और इनके बीच में कॉम्पिटिशन चला कि कौन जीतेगा। यूएसएसआर फॉलोअर था सोशलिज्म का या कम्युनिज्म का, और यूएसए कैपिटलिज्म का। तो यूएसए को लगा कि यूएसएसआर अपना कब्जा इस इलाके में बढ़ाता ही चला जा रहा है। एक समय में पोलैंड भी, यहाँ तक रशिया की अंपायर हुआ करती थी, बेलारूस, पोलैंड, ये सब रशिया का हिस्सा था। और इवन जर्मनी भी आधा बटा हुआ था, ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी में। तो यूएसए ने अपने कंट्रीज़ को, अपने जो सहयोगी कंट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए ग्रुप बनाया, नीटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। वहीं यूएसएसआर ने भी एक वॉर्सो पैक्ट किया था सोशलिस्ट कंट्रीज़ का। तो जो भी कंट्री नेटो ज्वाइन करती थी या जो भी कंट्री वॉर्सो पैक्ट ज्वाइन करती थी, अगर नेटो जो कंट्री को आपने अटैक किया, किसी भी देश को, तो नेटो की सारी कंट्रियाँ डिफेंड करने आएंगी। किसी एक देश का डिफेंड हो, सबके डिफेंड के लिए इंपॉर्टेंट है।
वार्सो पैक्ट सोशलिस्ट कंट्रीज का हुआ करता था, लेकिन समय के साथ यूएसएसआर कमज़ोर होता चला गया और 1990s में ख़त्म हो गया, और उसी के साथ वार्सो पैक्ट भी ख़त्म हो गया। कमाल की बात यह है, वार्सो जो पोलैंड में है, वो पोलैंड आज खुद नेटो का हिस्सा बन चुका है। तो अब तो जो यूएसएसआर एक ख़त्म हो गया है। दुनिया जो पहले बाइपोलर थी, यानी इसके दो पोल्स थे, दो शक्तिशाली देश थे जो केंद्र थे दुनिया के, यूएसए और यूएसएसआर, तो इनके बीच में कंपटीशन था, इसलिए ऐसी अलायंस की ज़रूरत थी। लेकिन जब यूएसएसआर ख़त्म हो गया और केवल यूएसए एक सुपर पावर बन के बचा, तो अब क्या रिक्वायरमेंट थी नेटो की? कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। और जब यूएसएसआर ध्वस्त हुआ और रशिया उसका सक्सेसर स्टेट बना, से टूट के अलग हुआ, सबसे बड़ा राज्य, तो अमेरिका ने उसे बोला था कि वो कोशिश करेगा कि नेटो का एक्सपेंशन रशिया के आसपास ना हो, क्योंकि नेटो में जो भी कंट्रीज़ होती हैं उन सब पे न्यूक्लियर वेपन्स या ऐसे एटॉमिक हथियार लगाए जाते हैं। रशिया ने बोला ठीक है, लेकिन समय के साथ रशिया को और दबाने की कोशिश अमेरिका करता रहा। अब देखिए, यही जो रीजन है, यहाँ पर आपको दिख रहा है क्या? यूक्रेन असल में नेटो ज्वाइन करना चाहता था। ये सुनकर रशिया हैरान था और उसने यूक्रेन के ऊपर हमला भी कर दिया। लेकिन इसका कारण क्या था? इस हमले का क्या फ़ायदा होता, क्या हुआ फ़ायदा होता दिख रहा था रशिया को। उन्हें लगा यूक्रेन पे कब्जा करेंगे, यूक्रेन को हरा देंगे तो बाकी कोई कंट्री डर के मारे कभी नेटो के आसपास नहीं जाएगी। पर उल्टा हुआ ये कि यूक्रेन में हो रहे हमले से जो तबाही फैली, उसको देख के आसपास की कंट्रियाँ बहुत सतर्क हो गई, और नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड जैसी कंट्रीज़ जो आमतौर पर दूर रहते हैं किसी भी ऐसे मुद्दे से, वो भी अब कह रहे थे कि हम भी ज्वाइन करेंगे नेटो। और पहले फिनलैंड ने ज्वाइन किया और स्वीडन भी लाइन में है, और स्वीडन को भी अब जो सबसे बड़ी दिक्कत थी स्वीडन की वो सॉल्व हो गई। स्वीडन को जो रेटिफिकेशन चाहिए था, देखिए नेटो में असल में 31 कंट्रीज अभी वर्तमान में, और नेटो का मेंबर बनने के लिए हर मेंबर से आपको एक यस चाहिए होता है। हर मेंबर आपकी दावेदारी को जब तक सपोर्ट नहीं करता, आप मेंबर नहीं बन सकते। तो स्वीडन जब एंट्री करना चाहता था, तो 31 देशों में, देखिए 31 देशों में 29 देश हैं यूरोप के और 2 देश हैं नॉर्थ अमेरिका के। ये 2 देश कौन से हैं? कनाडा और यूएसए। तो यहाँ जो 29 देश हैं, उसमें 2 देश लगातार विरोध कर रहे थे स्वीडन का। एक तो टर्की है और दूसरा हंगरी। हंगरी का जो विवाद था मुख्य रूप से पॉलिटिकल विवाद था कि स्वीडन ने उनके राष्ट्रपति के बारे में कुछ बातें बोली थी या प्रधानमंत्री के बारे में, इसलिए विरोध था, तो दूसरा मामला था। तुर्की के साथ बड़ा विवाद था। तुर्की जैसी कंट्री ने ये कहा था कि तुर्की का लगातार विरोध और एक तरह का युद्ध होता रहता है कुर्द्स के साथ, और कुर्द ग्रुप के जो लीडर है वो जाके स्वीडन में शरणार्थी बन जाते हैं, और इसलिए टर्की का कहना था कि हमारे जो टेररिस्ट हैं उसको स्वीडन पनाह देता है, इसलिए हम इसको अंदर नहीं आने देंगे। दूसरा, स्वीडन के स्टॉकहोम में क्या हुआ था, कुरान को जलाया गया था, इसका भी पूरा प्रबल विरोध लगातार टर्की करता रहता है, और इसे ये लग रहा था कि स्वीडन की एंट्री तुर्की रोक देगा। लेकिन तुर्की ने क्या बोला, ओके आ जाओ भाई, अब इनको भी ये तुर्की ने दे दिया कि एंटर कर लेंगे। अब ज़रा देखिए, तुर्की के इस हाँ के बाद स्वीडन का भी रास्ता बिल्कुल क्लियर हो चुका है। तो अभी देखिए सिस्टम, ये रशिया है, और रशिया के आसपास देखिए पूरे इलाके में केवल अब नेटो कंट्रीज रह रही हैं। नेटो देखिए किस लेवल तक नेटो कंट्रीज स्प्रेड हो चुकी हैं, इतनी ज़्यादा नेटो कंट्रीज यहाँ पर आ चुकी हैं कि अब चीज़ें और मुश्किल होती चली गई। ये रहा आपका यूक्रेन। तो यूक्रेन को लेकर डर रहा था रशिया, पर यूक्रेन के बदले में देखिए आइसलैंड भी गया, स्वीडन भी गया, नॉर्वे पहले ही था। तो इस तरह से देख रहे हैं जो सिस्टम पूरा का पूरा रशिया अपने का जो फ्लैंक है पूरा का पूरा, ये अब अमेरिकी ताकतों से भर गया है। ये जो पीछे वाला समुद्री इलाका असल में ये आधे समय बर्फ से जमा रहता है, तो रशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सी का एक्सेस, यानी उन्हें मेडिटेरेनियन सी का एक्सेस चाहिए। लेकिन मेडिटेरेनियन सी के आसपास जितनी कंट्री है मोस्टली वो सारी नेटो ज्वाइन कर चुके हैं, तो रशिया के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है ये, व्यापार के लिए भी और अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। से रशिया आगे की तरफ बढ़ नहीं पाएगा, यहाँ पूरी तरह नेटो कंट्रीज आ चुकी हैं। तो पहली बात, फिनलैंड कहाँ पर है, ये रहा स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे। गल्फ ऑफ बॉथनिया कहाँ पर है, गल्फ ऑफ फिनलैंड कहाँ पर है, इस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, ये सब बाल्टिक सी में पड़ने वाली कंट्रीज है। यहीं पर एक सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट रशिया का सेंट पीटर्सबर्ग भी यहीं पर पड़ता है। तो ये चीज़ें याद रखनी है, कौन सी कंट्रीज रिसेंटली ज्वाइन हुई है, तो फिनलैंड, और अब स्वीडन भी नेटो ज्वाइन करना उनका भी क्लियर हो चुका है। तो ये ग्रुप है नेटो का, और इधर कौन सा ग्रुप है आपका, वार्सो का था, जो बिल्कुल खत्म हो गया। अब ये अचानक टर्की ने किया, तुर्की ने इसलिए किया कि तुर्की को भी अमेरिका से एक डील चाहिए थी। अब अमेरिका ने कहा ठीक है, हम आपको F-16 विमान बेचेंगे, और उसके बाद तुर्की की रेटिफिकेशन होने के बाद उनको विमान की डील फाइनल हो गई। मतलब आप समझ सकते हैं गेम काफ़ी बड़ी है, और ये वहाँ अपनी सिक्योरिटी का हिसाब देख रहे हैं। तो फिनलैंड
जुड़ चुका है, स्वीडन भी अभी जुड़ने ही वाला है, तो नीटो और एक्सपेंड होगा और रशिया की दिक्कतें और बढ़ेंगी। अटलांटिक कोस्ट की खास बात यह है कि यहाँ पर एक रीफ मिला है, और ख़ास बात यह है कि अभी तक का लार्जेस्ट नोन डीप सी कोरल रीफ मिला है। कहाँ पर? अटलांटिक कोस्ट के पास, जो 68 माइल्स तक चौड़ा हो सकता है। अभी तक हमें पता था कि ग्रेट बैरियर रीफ जो ऑस्ट्रेलिया में है वो सर्वाधिक है, उससे भी बड़ा एक ये डीप सी कोरल रीफ मिला है। तो कोरल असल में दिखते हैं क्या? कुछ इस तरह दिखते हैं, लेकिन ये जो आपको कलर दिख रहा है ये असल में है क्योंकि इनके ऊपर एल्गीज रहते हैं, एल्गीज रहते हैं। अब हो ये रहा है कि जैसे जैसे गर्म पानी, ये समुद्र का पानी गर्म होता जा रहा है, वाटर का लेवल बढ़ता जा रहा है और समुद्र में पॉल्यूशन बढ़ता ही जा रहा है, तो ये जो एल्गीज हैं इनकी मौत हो रही है। ये एल्गी जो इसके ऊपर रहते हैं वो अब खत्म होते जा रहे हैं, इससे इनका कोरल ब्लीचिंग होता दिख रहा है, जो समुद्र के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। असल में ये जो कोरल रीफ्स हैं ये बहुत बड़ा एक खाने का सोर्स है, पॉल्यूशन को और क्लाइमेट चेंज से लड़ने का बहुत बड़ा सोर्स है। तो इनके जाने के बाद दुनिया में समस्याएं और बढ़ती चली जाएंगी, इसलिए इनको प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ें न्यूज़ में है वो है यूएस की अटलांटिक कोस्ट। यूएस की एक पैसिफिक कोस्ट और एक अटलांटिक कोस्ट है। क्या डिफरेंस है देखते हैं। ये जो रीजन है ये अटलांटिक ओशन का रीजन है, तो अमेरिका का ये वाला सारा हिस्सा अटलांटिक कोस्ट कहलाता है और इधर वाला रीजन पैसिफिक कोस्ट कहलाता है। तो पैसिफिक ओशन से अटलांटिक ओशन तक जोड़ने के लिए उन्होंने यहाँ पर पैनामा कनाल बनाई थी, ताकि उनके दोनों पोर्ट सिटीज़ हैं वहाँ से आ जा सके आराम से। और अमेरिका और यूरोप की कंट्रीज़ के बीच का जो अलायंस है या जो इनका व्यापार बहुत ज़्यादा होता है, इसे कहते हैं क्रॉस अटलांटिक ट्रेड, जो बहुत ज़्यादा है। यूरोप अमेरिका बहुत ज़्यादा करीब माने जाते हैं हर महीने में, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये इनके बीच के व्यापार और ट्रेड का भी। तो अब देखिए कोस्ट लाइन, ये अटलांटिक ओशन का रीजन है और यही इनकी अटलांटिक कोस्ट है जहाँ पर डीप सी रीफ पाई गई है, कोरल रीफ्स पाई गई है। तो ये यूएसए के कोस्ट की बात हो गई, ठीक है। अब देखिए कहाँ मिला है ग्रेट बैरियर रीफ? ऑस्ट्रेलिया के पास। तो ये देखिए ये अमेरिका से बिल्कुल अलग है नीचे की तरफ, लेकिन वहाँ लोकेशन में देखिए आपको बिल्कुल मैप में वैसा ही लगेगा। तो यहाँ भी एक ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। अब दिक्कत क्या है ग्रेट बैरियर रीफ के साथ? ये भी प्रदूषण का शिकार हो रही है, जो क्लाइमेट चेंज का शिकार हो रही है और प्रकृति के लिए बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। कहाँ पर है? तो पहले कैसे हुआ करती थी, देखिए किस तरह बिल्कुल ब्लीच हो चुकी है, कलरलेस हो चुकी है, जो हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। इसके लिए मुख्य दिक्कत ये है कि एक तो चेंजेस ऑफ पैटर्न, स्टॉर्म्स आ रहे हैं, ओशन एसिडिफिकेशन हो रहा है, वार्म हो रहा है ओशन, इसकी वजह से कोरल ब्लीचिंग हो रही है और कोरल्स तबाह होगी तो हमारे लिए चीज़ें और ज़्यादा मुश्किल होती चली जाएंगी। जब हम कोरल्स की बात करते हैं तो कोरल को लेकर जो हमें डिस्कवरी हुई कहाँ हुई? अटलांटिक कोस्ट पर, अमेरिका के पास। नीटो में कौन से मेंबर्स ने ज्वाइन किया ये आपको पता लगा। बाल्टिक सी के आसपास कौन सी कंट्रीज है ये आपको पता लगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली न्यूज़ की तरफ, जो ली जाता है हमें अफ्रीका में। अफ्रीका में किस देश के पास? इजिप्ट के पास। इजिप्ट में इंडिया और इजिप्ट ने मिलकर एक ज्वाइंट एक्सरसाइज की, साइक्लोन। इजिप्ट अभी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इजिप्ट जिस जगह पर लोकेटेड है वहाँ इनके साथ साइक्लोन ऑपरेशन दिखाता है भारत और ज़्यादा एग्रेसिव तरीके से अब इंडियन ओशन में अपने आप को आगे बढ़ाने को तैयार है और जो एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इंडिया बनना चाहता है उसका रोल निभाने को तैयार है। इजिप्ट असल में एक अफ्रीकन कंट्री है। देखिए इजिप्ट का जब आप मैप देखते हैं, ये इलाका है सिनाई पेनिनसुला का, ये पहले पूरा का पूरा इसराइल के कब्जे में था। बाद में इसराइल ने ये वापस किया इजिप्ट को और इनके संबंध नॉर्मलाइज हो गए इसराइल के साथ। यहाँ से बहती है स्वेज कनाल। स्वेज कनाल के पास जो पोर्ट है उसका नाम है पोर्ट सेड। पोर्ट सेड से होते हुए आप आते हैं रेड सी में सीधा आते हैं, ये है गल्फ ऑफ स्वेज। यही से ऊपर स्वेज कनाल है, गल्फ ऑफ स्वेज में आओगे, ये ऊपर मेडिटेरेनियन सी है। यहाँ से आप स्वेज कनाल में एंटर करते हो, गल्फ ऑफ स्वेज से होते हुए सीधा आप घुसते हो रेड सी में। यहाँ छोटा सा इलाका और है, ये है गल्फ ऑफ अकाबा। रेड सी से होते हुए आप नीचे जाते हो बाबल मंदेब, और बाबल मंदेब को पार करते हुए आप गल्फ ऑफ एडन में प्रवेश करते हो, वहाँ से अरेबियन सी में एंटर कर जाते हो। तो ये पूरा रूट है। और यहाँ हमें पता है यमन में इस रीजन में भी हाउती रिबल्स है और हाउती रिबल्स लगातार हमले कर रहे हैं व्यापारिक शिपों पर जो यहाँ से गुजर रहे हैं। दूसरी तरफ इधर अवस्थित है सोमालिया। सोमालिया के लुटेरे समुद्रों को लूट रहे हैं। तो ये यहाँ से जितने व्यापारी शिप जाते हैं उनके लिए बड़ी दिक्कत की बात हो गई है। तो इसलिए इजिप्ट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्वेज कनाल सेफ रहे, यहाँ व्यापार अच्छे से हो, ताकि वो भी अपनी इकोनॉमी को नुकसान उनको ना झेलना पड़े। और इसीलिए इजराइल, इजिप्ट और इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि इंडिया के पास एक ऐसी नेवी है जिस रीजन में सिक्योरिटी इस्टेब्लिश कर सकती है। इसलिए इजिप्ट भारत के साथ मिलकर अगर और बड़े लेवल पर सिक्योरिटी अलायंस करता है तो पूरे रीजन को फ़ायदा हो सकता है। इंडिया का इनिशिएटिव है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, सागर इनिशिएटिव। इसलिए इजिप्ट के साथ मिलना एक बड़ी न्यूज़ इस चीज़ को लेके आता है। लेकिन अगर आप बात करें इजिप्ट की, तो इजिप्ट की लोकेशन को आप देखिए, तो यहाँ पर आपको लेक दिखेगी, लेक नासिर। नासिर नाम से आपको याद आता है? याद रखिए,
नैम नॉर्दर्न आयरलैंड मूवमेंट जब शुरू हुआ था तो बैंडम कॉन्फ्रेंस हुई थी इससे पहले। इस कॉन्फ्रेंस में बड़े नेता, बड़े देश हुआ करते थे, उनमें नासिर, मार्शल टीटो, जवाहरलाल नेहरू, सुकर्नो, ये सारे प्रमुख लोग थे। और नासिर इजिप्ट के थे और उनका बहुत बड़ा रोल था तो नैम को स्टैब्लिश करने में। और नैम से याद आता है, नैम की अभी एक और कॉन्फ्रेंस हो रही है। कहाँ हुई नैम समिट इस बार? युगांडा में, जिसे एस जयशंकर जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने अटेंड भी किया। युगांडा के राजधानी कंपाला में इस बार समिट हुई है और इससे पहले अजरबैजान में इसकी चेयरमैनशिप थी। युगांडा एक सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है, कैपिटल आपको पता है कंपाला। युगांडा इज द कंट्री ऑफ ग्रेट लेक्स। विक्टोरिया की हम बात कर ले, वो यही सिचुएटेड है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कहाँ कहाँ पर अलग अलग लेक्स है। अब नैम क्या था, नॉर्दर्न आयरलैंड मूवमेंट की बात क्या थी, हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया। यूएसए और यूएसएसआर, दुनिया बायपोलर थी पहले, दो अलायंस थी, या तो आप यूएसए के साइड रहिए या यूएसएसआर के साइड रहिए। लेकिन कई ऐसे देश थे, जैसे यूरोप की बात करें तो ईस्ट यूरोप पहुंच गया इनके साथ, वेस्ट यूरोप पहुंच गया इनके साथ। बाकी एशिया वाले बाकी देश के लोग क्या करें, उन्होंने कहा हम किसी के साथ नहीं रहेंगे, हम अपने साथ रहेंगे, हमें डेवलपमेंट चाहिए। तो ऐसे देश साथ आए और उन्होंने एक अलग ग्रुप बनाया नॉन अलाइन मूवमेंट का, कि हम किसी के साथ अलाइन नहीं होंगे। इसमें इंडिया ने, घाना ने, इजिप्ट ने, यूगोस्लाविया ने एक की रोल निभाया था एस्टैब्लिश करने में। समय के साथ यूएसएसआर खत्म हो गया और भारत भी अब नैम से ज़्यादा थोड़ा करीब होता चला गया। भारत ने पहले इक्वी डिस्टेंस का रूल बनाया था, अब वो बात नहीं है। अब भारत जहाँ भी हित भारत को होता है वहाँ इन्वॉल्व होता है दोनों ही सुपर पावर्स के साथ। तो आज भारत जिस फॉरेन पॉलिसी का इस्तेमाल करता है उसे कहते हैं हम स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। अब हमने नॉन अलाइनमेंट की बात पीछे छोड़ दी, अब हम बात करते हैं स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की, कि हम ऑटोनमसली ऑपरेट करते हैं। ये इसकी फिर मीटिंग होती है यूएन के अलावा के बाद सबसे बड़ा संघ है देशों का जो ग्रुप साथ आए हैं, उसका एग्जाम्पल है। तो अजरबैजान से अब युगांडा के पास इसकी चेयरमैनशिप आई है। इंडिया इसका की प्लेयर रहा है इसमें। इंडिया हिस्टोरिकली इसकी स्टैब्लिशमेंट में भी और अभी भी इसको एक बड़े टूल की तरह देखा जाता है फॉर ग्लोबल पीस और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का ग्लोबल साउथ का नैरेटिव जो है वो सामने रखने के लिए देखा जाता है इसको। अब बात की युगांडा की, युगांडा कहाँ लोकेटेड है, तो बिल्कुल अफ्रीका के केंद्र की तरफ की है। डीआरसी नहीं, जो कोंगो है उसके करीब, कोंगो, साउथ सुडान, कीनिया और तंजानिया से घिरा हुआ है देश। अगर आप अफ्रीका के मैप को देखो तो इजिप्ट को पहचानना बहुत आसान है। इजिप्ट के नीचे सूडान है, सूडान के नीचे साउथ सूडान है, उसके जस्ट नीचे आपकी कंट्री आती है युगांडा। युगांडा में और भी कई कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं जो बहुत पॉपुलर रहे हैं, जैसे किगाली की मैं बात करूं तो और एस्पेक्ट है जिनकी बात कीजिए तो यहाँ आसपास होता है। देखिए ये रीजन ऐसा है जहाँ पर जो ये वेस्टर्न रिफ्ट वैली और अफ्रीका की ईस्टर्न रिफ्ट वैली के बीचों बीच है। यहाँ से वेस्टर्न रिफ्ट वैली है, यहाँ ईस्टर्न रिफ्ट वैली, इसके बीचों सिचुएटेड है युगांडा। युगांडा में ही लेक विक्टोरिया। अब आपसे पूछा जाए कि लेक विक्टोरिया की कंट्रीज कौन कौन सी आसपास हैं, तो आपको पता होना चाहिए TKU, तंजानिया, केन्या, युगांडा, द कंट्रीज सराउंडिंग लेक विक्टोरिया। तो लेक विक्टोरिया बहुत इंपॉर्टेंट लेक है, दुनिया की तीसरी कई मामले में सबसे बड़ी लेक फ्रेश वाटर, और कभी किसी मामले में वाटर के मामले में, और कभी कभी 2 नंबर पे भी गिना जाता है एरिया के मामले में। तो ग्रेट लेक्स में सबसे इंपॉर्टेंट लेक में से एक है लेक विक्टोरिया। कहाँ पर है? युगांडा में। अब युगांडा में अभी क्या हुआ, नाम की उनकी चेयरमैनशिप मिली है। इसके अलावा यहाँ और भी कई सारी लेक्स हैं, लेक जॉर्ज की हम बात कर लें, डॉपेथ की बात कर लें। तो ये बातें हो गई युगांडा की। युगांडा में दोबारा एक बार आएंगे हम अभी डिटेल में डिस्कस करने के लिए, लेकिन उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन और कि म्यांमार इंडिया का करीबी दोस्त, कुछ हद तक, पूरी तरह से नहीं, जहां भारत के साथ संबंध अच्छे नहीं रहे, लेकिन पिछले कुछ सालों से संबंधों में सुधार हुआ और भारत इनके साथ 1643 किलोमीटर लंबी बाउंड्री शेयर करता है। लेकिन अगर इस बाउंड्री के आसपास लोग रहते हैं तो बॉर्डर के 16 किलोमीटर तक जो लोग रहते हैं वो एक परमिट लेके आ जा सकते हैं बॉर्डर के आसपास, और लगभग 2 हफ्तों तक आप एक बार विजिट कर सकते हैं और रह सकते हैं, यानी आपके पास फ्री मूवमेंट एक तरह से है। लेकिन अब भारत ने कहा है कि भारत के होम मिनिस्टर का बयान आया है कि वो इंडिया म्यांमार बॉर्डर पर फेंसिंग करेंगे। नॉर्मली बॉर्डर ओपन सा है, फेंसिंग की रिक्वायरमेंट क्यों है? देखिए ओपन बॉर्डर का बेस्ट एग्जांपल नेपाल और इंडिया की बाउंड्री है, जो बिल्कुल खुली है, आप जाए तो आ सकते हैं, जा सकते हैं, कोई पासपोर्ट नहीं, कुछ नहीं। लेकिन जो ट्राइबल बेल्ट में जो लोग रहते हैं इंडिया म्यांमार के बॉर्डर के आसपास 16 किलोमीटर तक, उनको एंट्री एग्जिट अलाउड है, 12 दिन तक रह भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ट्राइबल लोग हैं सालों से एक साथ रह रहे हैं। अब लेकिन देखा गया जो मणिपुर में रिसेंट हिंसा हुई और नॉर्थ ईस्ट में विवाद बढ़ते दिख रहे हैं, तो सरकार ने कहा कि नहीं, अब हमें कुछ चीज़ों पर रोक लगानी पड़ेगी। रोक का कारण ये है कि उनका कहना है कि म्यांमार से भी कुछ जो जैसे मीती, नागाज और कुकीज़ के बीच में विवाद हुआ मणिपुर में,
तो कहा जा रहा है कुछ सप्लाईज और हिंसा यहाँ जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है वो सहारा लेके बॉर्डर पार से आ रहे हैं, इसलिए इसे रिकंसिडर करने की ज़रूरत है। और अब हम यहाँ पर फ्री मूवमेंट रेजिम को थोड़ा कर्टेल करते हुए फेंसिंग करेंगे पूरे बॉर्डर पर, ताकि जो रेजिडेंट है वो आर पर शायद नहीं जा पाएंगे। 2018 में ये लागू हुआ था। इंडिया के एक्ट ईस्ट पॉलिसी का इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। इंडिया चाहता है कि नॉर्थ ईस्ट को हम आसियान यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ जोड़ें, यानी आप मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, बैंकॉक से जोड़ते हुए इसको और ज़्यादा बेहतर तरीके से लेके जाएं। ये प्रयास था। 16 किलोमीटर की इनसाइड की अभी अलाउड था, लेकिन अब फेंसिंग की बात की जा रही है। देखिए ये बॉर्डर है। तो अब देखिए अरुणाचल प्रदेश से लेकर मिजोरम तक एक लंबी लिस्ट है राज्यों की जो इनके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। इनमें सबके साथ पहले दिक्कत कैसी रही है, घुसपैठ की दिक्कत रही है। तो इसलिए इसको रिजॉल्व करना इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ जब तक पीस स्टैब्लिश नहीं होगा तब तक इंडिया यहाँ डेवलपमेंट की ओर नहीं देख सकता। इसलिए इंडिया चाहता था कि म्यांमार होते हुए हम सेंट्रल एशिया साउथ ईस्ट एशिया के साथ कनेक्शंस ड्रॉ करें और इस रीजन में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो। इसलिए यहाँ पर एक पहले म्यांमार के साथ जो आसपास कबीलाई इलाके थे, जो ट्राइबल एरियाज थे, वहाँ पे पीस सस्टेन करने के लिए फ्री मूवमेंट रिजीम स्टार्ट किया गया था। आपसे पूछा जाए फ्री मूवमेंट रिजीम किन के बीच में था, तो आंसर होगा इंडिया और म्यांमार के बीच में। किन किन इंडिया के राज्यों के साथ इनकी बाउंड्री लगती है वो भी यहाँ से आपको क्लियरली दिख ही रहा है। तो ये बातें हो गई म्यांमार की। अब अगली बात जो मैंने कहा था, दोबारा हम आएंगे युगांडा के पास। क्यों? क्योंकि युगांडा में जो लेक विक्टोरिया है जहाँ बॉर्डर शेयर करता है, तो लेक विक्टोरिया पर ही जो इंडिया की CAC है प्लस तंजानिया की कंपनी दोनों मिलके, जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है NEMC, दोनों मिलके काम कर रहे हैं और देखना चाहते हैं कैसे हम इस फ्रेश वाटर लेक को बचा सकें, कैसे इसको रिस्टोर करें, कंजर्व कर सकें। तो देखिए जब हम बात करें लेक विक्टोरिया की, जैसे ने बताया युगांडा, तंजानिया, केनिया, ये मुख्य रूप से इसको शेयर करते हैं। तंजानिया में 51% आता है, युगांडा 44% और केनिया 5%। तो इंडिया की जो CAC है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, बहुत ही प्रचलित और प्रतिष्ठित संस्थान है, ये इसके ऊपर काम कर रहा है। तो कंसल्टेशन हुई दार एस सलाम में, जहाँ पर लेक को कैसे रिस्टोर किया जाए उसके ऊपर बात हुई। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लेक की तरह देखे जाने वाली लेक विक्टोरिया, यहाँ आपको दिख रही है, ये रही तंजानिया, ठीक है, ये ऊपर आपको दिखेगा युगांडा, ये आपका बुरुंडी है, इधर केनिया है। तो केनिया में 5%, लेकिन मेजॉरिटी शेयर कहाँ है, युगांडा और तंजानिया में। तो इसलिए लेक को रिस्टोर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लेक भी झेल रही है किस चीज़ का दंश। तो असल में जो वाटर लॉस है, जो क्लाइमेट चेंज है उसका लॉस, ये सब दिख रही है। लेकिन पहली लेक कौन सी होगी? तो लेक सुपीरियर को अक्सर हम कहते हैं कि सबसे बड़ी लेक के रूप से देखा जाता है। कहाँ पर है ये? ग्रेट लेक्स, हमने ये भी कवर किया था। US और कनाडा के बीच में 5 बड़ी लेक्स हैं। इसके अलावा अफ्रीका में ये बड़ी लेक्स हैं, जिसमें सबसे बड़ी कौन सी? लेक विक्टोरिया। अब मेरा तो सवाल है, किगाली कहाँ पर है? रवांडा में है किगाली, ये आपको दिख रहा है। यहाँ भी किगाली में क्या हुआ था, कोई कॉन्फ्रेंस हुआ था, ग्लोबल कॉन्फ्रेंस। तो ये आपको जो राज्य हैं वैसे याद नहीं रहेंगे, पर आपने इनके बारे में पढ़ा ज़रूर होगा। तो आप इनको रिलेट अगर करेंगे तो आपको चीज़ें याद रह जाएंगे। तो ये बात होगी लेक विक्टोरिया की, कहाँ लोकेटेड है, तो किन किन राज्यों के बीच में इसकी बाउंड्री शेयर होती है। तंजानिया, कीनिया और युगांडा। अब देखिए रवांडा के साथ नहीं शेयर होती, ठीक है। अब युगांडा में कंपाला की बात कर ले, मसाका उनके शहर है, लेकिन इसके आसपास कुछ और लेक्स भी आपको दिखेंगी, जैसे लेक जॉर्ज, या फिर आपको एक सेरेंगेटी प्लेन भी दिख रही है। वो कहाँ पर है? सेरेंगेटी नेशनल पार्क भी काफ़ी फेमस है, ये आपको यार तंजानिया में दिखता है। देखिए लाइनें कितनी सटीक सटीक खींची हुई है, ऐसे लग रहा है किसी ने पेंसिल से खींच दिया हो। और यही कहा जाता है कि जो कॉलोनिस्ट थे यूरोप के, वो बैठे और उन्होंने अफ्रीका को अपने बीच में बांट लिया, पेंसिल स्केल से एकदम मैप बना ये हमारा इलाका, तुम्हारा इलाका। कि कोई नेचुरल बाउंड्री किसी दो देशों की ऐसे कैसे हो सकती है? इसलिए कहते हैं अफ्रीका का स्क्रैम्बल हुआ था। तो ये कहानी है लेक विक्टोरिया की, युगांडा की, तंजानिया की, केनिया की, जो हमने भी समझा। यहीं पर जो एक दो और जोग्राफिकल फीचर्स है याद रखिए, यहीं पर है विनाम गल्फ, ये विनाम गल्फ है, ठीक है। तो ये गल्फ आपसे पूछे जा सकते हैं, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। लेक विक्टोरिया कहाँ पर है ये आइडिया आपको लग जाएगा। और जो इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, लेक टरकाना, लेक कोएगा, लेक चिलवा, लेक मलावी, लेक क्यूगा, लेक एल्बर्ट, लेक कीवू, लेक टंगानिका, ये सारी इंपॉर्टेंट लेक्स है जो इस रीजन में। देखिए टंगानिका जो है वो कॉन्गो और तंजानिया के बीच में है, और कुछ हिस्सा ये बुरुंडी में भी शेयर करते हैं, जबकि लेक कीवी जो है वो रवांडा और कोंगो में है। लेक क्यूगा अगेन आपको युगांडा और कोंगो के बीच है। लेक एल्बर्ट भी युगांडा और कोंगो के बीच में। तो आपको यहाँ से रीजन दिखेगा कहाँ कहाँ पर कौन सी लेक्स है। ये लेक्स आपको याद रखनी ज़रूरी है कि लेक मालावी वगैरह, लेक मेवरू वगैरह आपसे पूछी जा सकती है, क्योंकि अभी इंडिया की CAC अगर यहाँ गई है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप।
तो ये हो गई इस लेक का एक ओवरव्यू। अगर आपको ऐसा और कंटेंट चाहिए जो आप डाउनलोड करना चाहते हैं, आप चाहते हैं ऐसा और पीडीएफ आपको मिले, तो हमारा टेलीग्राम चैनल ओनली आईएएस ऑफिशियल, PW ओनली आईएएस ऑफिशियल ज्वाइन कर सकते हैं इस QR कोड को स्कैन करके। ये था आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा, और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ओनली आईएएस एंड हैव अ नाइस डे।